नमस्ते, आप सभी को जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम वानी मनोराज है एंड ऑन बिहाफ ऑफ चेतना कॉन्शियस ऑफ वुमेन आई विल बी मॉडरेटिंग टुडेज सेशन। आज हम इस सेशन में दिव्यांग बच्चों और उनके अधिकारों के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली उनके चैलेंजेस और हम कैसे एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी को उनके लिए इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बना सकेंगे। बिफोर वी बिगिन, मैं चेतना के बारे में थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। Chetna Conscience of Women was founded by Ms. Pragya Parande, who is currently the member of National Commission for Protection of Child Rights. It was started with the mission to empower and enable women to become positive change agents in society. चेतना 5 क्षेत्रों में काम करता है, बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, अवेयरनेस एंड एम्पावरमेंट। इन 5 वर्टिकल्स के अंदर हमारे कई प्रोग्राम हैं जो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में मदद करते हैं। अगर आपको चेतना के काम के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से। प्लीज शो योर सपोर्ट टू चेतना by giving your donations on the information provided on your screens. आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट जुड़े हैं जो हमारे साथ आज के इशू पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं डॉक्टर राजेश कुमार त्रिवेदी सर। Sir is a special consultant to Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, and he is the president of ARPP with 18 years experience in the field of disability rehabilitation and education. हमारे साथ जुड़ी हैं KVJ Dr. Sumitra Prasad. Ma'am is the recipient of the title Karma Veer Jyoti conferred by the International Confederation of NGOs for her work in de-addiction, skill training, mentoring, and empowerment program for more than 25 years. She has adorned various hats in her life, which include a life skills counselor, mentor, facilitator, activist, and a special mother to a 28-year-old social entrepreneur with ASD. We have with us Advocate Bhavna Bajajma. She is an advocate practicing in the Delhi High Court. However, at heart, she is a human rights activist. She has experience and she has worked with National Human Rights Commission and the National Commission for Protection of Child Rights. She's also the founder of a very special foundation called the Social Umbrella Foundation. Thank you so much to our speakers for joining with us today. We will begin with our question answers. भावना मैम, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। मैम, आपका काफी यू आर एन एडवोकेट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ लीगल एक्सपीरियंस, तो मैम अगर आप हमें बता सकें कि जो लीगल फ्रेमवर्क है दिव्यांग बच्चों के अधिकार के जो एरिया में, आप वो लीगल फ्रेमवर्क अगर हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकें मैम। एक्चुअली सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वानी जी एंड थैंक यू सो मच चेतना and I'm very grateful to Pragya ma'am to taking these issues, child right issues. Basically, when I was searching about disabled child, I was talking to Mr. Rajesh कि बहुत कम हमें जानकारी मिलती है, तो वो कम जानकारी ही तो सबसे ज़्यादा समस्या का कारण होती है। बिकॉज जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी राइट्स की, तो आप अगर हम राइट्स के बारे में बात करें तो अगर हम किसी भी राइट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने संविधान को मेंशन करते हैं। वी मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। संविधान निर्माताओं की जो दूरदर्शिता है वो वाकई में ही मतलब नमन करने लायक है। अगर उन्होंने इसको संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए, तो उनकी दूरदर्शिता इससे नजर आती है कि उन्होंने ये जो तबका है जो जिसको बोलते हैं हम डिप्राइव्ड और जिसको बोलते हैं जरूरतमंद, तो उनको पहले से ही उन पर संज्ञान ले लिया था। तो हमारे जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक फ्रॉम 12 टू 35 राइट्स के बारे में बताया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया दिव्यांग बच्चों के लिए, क्योंकि संविधान सबको एक ही नज़र से देखता है। तो संविधान में ये चीज़ को बार बार से डिफाइन किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू एवरी लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया whether they are healthy or disabled in any way, physically or mentally.
तो हम उसको लोग शायद मानकर ही नहीं चलते कि ये जो अधिकार है, उनको लगता है अधिकार सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उसको जानते हैं, और ये जानना और ना जानने की प्रक्रिया ही सबसे ज्यादा टेढ़ी है मुझे लगता है। तो हम जो पैनलिस्ट बैठे हैं ऑब्वियसली हम लोग तो जानते हैं, मगर सुनने वाले लोगों को मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो हम संविधान की बात करते हैं, तो हमारा जो आर्टिकल 15 है, तो उसमें कहा गया है गवर्नमेंट नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड आर्टिकल 15(2) में बोला गया है कि कोई भी सिटीजन, अब जब हम सिटीजन की बात करते हैं तो अलग से मैं उसको स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि ये बच्चे बच्चे ही देश का भविष्य हैं, बच्चे ही बड़े होते हैं। तो ये अंडरस्टूड है कि ये जितने भी अधिकार हैं वो बच्चों से ही शुरू होते हैं सबसे पहले, और बच्चे के अधिकार जैसे ही वो माँ के गर्भ में आता है वहीं से उसके अधिकार शुरू हो जाते हैं। किसी भी जगह पर जाने का, किसी भी पब्लिक स्पेस, पब्लिक जो प्लेस है वहां पर पहुंचने का अधिकार वो सबके लिए इक्वली है, चाहे वो किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो नॉर्मल है या गॉड फॉरबिड वो डिसेबल है, और डिसेबल भी वो किसी भी तरह से है, तो उसके लिए उसके पास पूरे अधिकार हैं। और आर्टिकल 21 जो हमारे देश का और हर सिटीजन के डिग्निटी का आधार जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा राइट टू लिव है, तो जीने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। जहां पर भी हम उन अधिकारों की देखते हैं कि हनन हो रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है, वो हमें ये अधिकार देता है। ये हमारे को उसमें एक छोटा सा मैं 32 के बारे में पढ़ना चाहूंगी, एक्चुअली बहुत लंबा है, अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करेंगे तो वो अपने आप में ही बहुत लंबा समय लेंगे। और 32 में बोला गया एवरी डिसेबल पर्सन कैन मूव द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू इन्फोर्स his or her fundamental right, and right to move to Supreme Court is it guaranteed by आर्टिकल 32। अगर हम बच्चों की बात करें और जो हम कोर्ट में मुकदमे देखते हैं या वहां पर जो भी हम देखते हैं, तो बच्चे अपना केस खुद नहीं करते हैं, वो किसी अडल्ट के थ्रू या किसी एनजीओ के थ्रू वो अपनी बात को रखते हैं। और ये इन सब की जरूरत लगातार पड़ती रहती है, क्योंकि जो चीज हमें दिख रही है वो हमें मिल नहीं रही है। वो मिलने के लिए उसको आप देखिए ना, महिलाओं के अधिकार के बारे में आज 70 साल के बाद उस चीज को आइडेंटिफाई किया गया है कि महिलाओं को अपनी पैतृक प्रॉपर्टी में अधिकार है। तो जब हम महिलाएं, जो इसको आधी आबादी कहा जाता है, वो अपने अधिकारों को लेकर इतना हम लोगों को के लिए फाइट करना पड़ता है, तो वो तो बच्चे हैं, और बच्चे भी बेचारे डिसेबल बच्चे हैं। अ, हम लोग इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, हमारा संविधान भी इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, दिव्यांग जो हैं वो उनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। उस आरटीई एक्ट की बात करें तो आरटीई पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें मैं जानती हूँ राजेश जी जो हैं वो इस चीज के बारे में बहुत मुझसे बहुत अच्छा बता पाएंगे। तो सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि जो हमारे आंकड़े बोलते हैं, वो बोलते हैं 7.8 मिलियन बच्चे जो हैं वो दिव्यांग है। और ये आंकड़ा जो हमारी पॉपुलेशन के रेशियो से बहुत कम है। अगर हम अमेरिका के पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल उसको देखेंगे, तो इंडिया में ऐसा कम है नहीं, मगर दिखता कम है। शायद उनकी वो एक डिसेबल बच्चे शायद एक इनविजिबल प्रजाति है, शायद उनको कोई देखना भी नहीं चाहता। और ये जो परेशानी है, ये जो प्रक्रिया है, घर से ही शुरू होती है, उस पर हम बाद में आएंगे। तो में जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, जो आंकड़े बताते हैं वो ये बताते हैं कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उसमें से 3/4 स्कूल में नहीं जाते हैं, और 5 से 19 साल के जो बच्चे हैं उसमें से 1/4 जो है वो स्कूल में नहीं जाते हैं। तो आरटीई एक्ट उनको बिल्कुल इंश्योर करता है, खासकर दिव्यांग बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन इंश्योर करता है। उनके लिए अलग से कोटा भी आइडेंटिफाई किया गया है, बट उसको मांगने की जरूरत है। बिन मांगे नहीं मिलेगा, अपने हक के लिए सबको लड़ना पड़ेगा। अगर इतना आसानी से चीजें मिलती तो आज हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, ये जो अभी 2016 वाला एक्ट है, ये
इससे पहले जो एक्ट था वो 2005 में, सॉरी 1995 में था, यानी 21 साल के बाद इसमें जो चेंजेस आए हैं, तो 21 साल लगे हमें उन चीजों को आइडेंटिफाई करने में। अगर हम हेल्थ राइट की बात करते हैं तो हेल्थ के बारे में मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि जैसे जब हम स्कूल में थे तो हमारे मैं क्लास में देखती थी और हमारे स्कूल में देखती थी कि हर क्लास के अंदर एक आधा बच्चा ऐसा होता था जो पोलियो से ग्रसित होता था। तो आज के टाइम में वो पोलियो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट कि उस चीज को बिल्कुल आइडेंटिफाई किया है, मगर बहुत सारी डिसेबिलिटी उसके बाद जो आई हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हमें 21 साल लगे। जो हमारा 95 वाला पीडब्ल्यूडी था तो उसमें 7 तरह की जो परेशानियां थी उसको दिव्यांगता के अंतर्गत लाया गया था, और आज के समय में 21 ऐसी चीजें हैं जिसको दिव्यांगता के दायरे में लाया गया है। और उस दायरे में लाने का लाभ डेफिनेटली सबको होता है, क्योंकि इन 21 सालों में हम बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं, जैसे बोनापन है, बोनापन को भी दिव्यांगता में पहले नहीं लिया गया था। तो ज्यादातर जो बच्चे थे वो, आप देखिएगा क्या होता था, सर्कस में जा रहे हैं या वो दर्जी बन रहे हैं, बहुत उनको बहुत लिमिटेड उनको आगे स्कोप नजर आता था। बट आज वो हर फील्ड में है। इसी तरह से थैलेसीमिया, थैलेसीमिया बहुत बढ़ गया है, तो थैलेसीमिया भी इसके दायरे में आया है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन अबाउट एसिड अटैक। एसिड अटैक जो 20-30 साल पहले नहीं नजर आता था, अब उसके केसेस इतना ज्यादा बढ़ गए हैं। उस पहले इसमें 3 लाख का कंपनसेशन देकर उसको खत्म कर दिया जाता था, पर अब दिव्यांगता में आने के कारण उसको एजुकेशन में भी कोटा मिल रहा है, और जो मेडिकल है वो भी उनको मिल रहा है, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी मिल रहा है। अब हम अगर बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों से रिलेटेड, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि राइट्स जो होते हैं, हम उसको बच्चों के राइट्स के लिए अगर हम बात करें तो हम उसको 3 तरह से डिवाइड करते हैं। वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल, देन लेजिस्लेटिव, एंड उसके बाद फिर जो स्पेसिफिक राइट इनके लिए आइडेंटिफाई किया है वो है जेजे एक्ट। तो जेजे एक्ट में भी बहुत थोड़ा सा अलग से आइडेंटिफाई किया गया है। वो अलग इसलिए नहीं किया गया है कि उसको देखा नहीं गया या उसको समझा नहीं गया, वो इसलिए क्योंकि सरकार संविधान एक्ट इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करता है, वो उनको बहुत ज्यादा अलग से लेकर नहीं चलता है। तो हमारे जो जेजे एक्ट है, जेजे एक्ट में आर्टिकल सेक्शन 74 से लेकर 89 तक में ऑफेंसेस के बारे में बात की है, जो बच्चों से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं। यानी बच्चों का अपहरण होता, ट्रैफिकिंग होती है, या उनको नार्कोटिक्स में उनसे शराब बिकवाना, या उनको ड्रग एडिक्ट करना। तो ये सब चीजें हमारे जेजे एक्ट के जो सेक्शन में आती हैं। तो मगर जो सेक्शन 85 है जेजे एक्ट का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि स्पेसिफिकली 0 से 18 बच्चों के लिए ही है, तो उसका जो सेक्शन 85 है उसमें 2-3 चीजें बहुत अच्छी मेंशन की गई हैं। उसमें एक तो ये मेंशन किया गया है कि all proceedings involving children with disability before the JJP shall be facilitated by an interpreter। तो उनसे रिलेटेड कोई भी कार्यवाही होती है तो उसके लिए उनको एक इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मानसिक या शारीरिक कमियों के कारण अपनी बात को प्रॉपरली रख नहीं पाते हैं। और इसके अलावा उसमें जो एक सारे अधिकार जो है वो मोटे तौर पर बोला जाए तो वो सभी के समान है। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा स्पेसिफाई की गई है कि जो भी पनिशमेंट रखी गई है बच्चों के साथ, जो भी ऑफेंस होता है उस पर जो भी पनिशमेंट रखी गई है, वो पनिशमेंट जब ये जो आई मीन अपराध है वो ऐसे बच्चों के साथ होता है जो कि डिसेबल है, वो पनिशमेंट डबल हो जाती है। एंड आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट इट कि कुछ तो डर होना चाहिए, कुछ तो उस चीज को आई मीन भय होना चाहिए कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। ये तो मैडम मनी मैडम, ये तो सब अधिकारों की बातें हैं। फिर हम बोलेंगे किताबी बातें हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पर समझते हैं, और आप जी मैम। बाकी लोगों को इसके लिए मौका दीजिए। जी हाँ, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि अधिकार जो हैं उनको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले हम चैलेंजेस तक जाने से पहले हमें जो लीगल फ्रेमवर्क है वो समझना जरूरी है। राजेश सर, आई वुड लाइक टू आस्क यू, सर आप
आपका एक्सपीरियंस रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, एंड आपने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी उनके साथ आप एसोसिएटेड हैं। आपने काफी काम किया है दिव्यांग बच्चों के रिहैबिलिटेशन में, एंड अभी आप आई थिंक स्पेशल कंसल्टेंट हैं जहां आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन जो एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन को आप देख रहे हैं। तो सर, जो अधिकार है और जो लीगल राइट्स दिए गए हैं वो अलग है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो अलग होते हैं। सर, अगर आप हमें बता सकें कि वो गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स क्या हैं, एंड गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है बच्चों के अधिकारों को उन तक पहुंचाने के लिए। जी सर। जी सर। थैंक यू वानी जी, और नमस्कार सभी हमारे पैनलिस्ट को, ऑर्गेनाइजर्स को एंड हमारे ऑडियंस को। जैसा कि आपने कहा, ऑफ कोर्स हमारी 18 इयर्स की एक्सपीरियंस है इस फील्ड में डिसेबिलिटी और रिहैबिलिटेशन में काम करने का, और मैं ग्रास रूट वर्कर्स के से एज ए ग्रास रूट वर्कर से स्टार्ट किया और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी काम किया है, पीएचडी तक किया, और भी मंत्रालय में हूँ। सबसे पहले एक स्टोरी के रूप में कुछ मैं कहना चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव है, मुझे फीलिंग आती है कि जो व्यक्ति, चाहे वो अभिभावक हो, रिहैब प्रोफेशनल्स हो, या अन्य जो एसोसिएटेड लोग हैं जो डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, वो अल्लाह में, ईश्वर में, भगवान में, गॉड फादर जिसमें बिलीव करते हो, वो सब उनका काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, जस्ट मैं स्टोरी के बारे में कहना चाहता हूँ, यदि हम लोग मानते हैं, बिलीव करते हैं कि सभी हमारा सबका निर्माण ईश्वर करते हैं, तो मुझे लगता है जैसे किसी चीज के निर्माण में एक टीम होती है, तो हमारे निर्माण में भी ईश्वर की एक टीम लगी होगी। कोई कान बना रहा होगा, कोई हाथ बना रहा होगा, कोई पैर बना रहा होगा, कोई गोड़ बना रहा होगा, इधर की चीज चल रही होगी। इसी बीच में कभी चाय स्नैक्स कुछ आ गया होगा, किसी ने चाय की कप उठाई तो कान वाला पोर्शन निकल गया, हाथ वाला निकल गया, और फाइनली प्रोडक्ट तैयार होकर डिलीवरी हो गया। जब डिलीवरी के मोड पे आया तो पता चला अरे एक चीज छूट गया। अब भगवान लोग भी परेशान, देखे कि उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, क्या चलो इसको ड्रॉप होने दो। जब उसकी डाउनलोडिंग हो जाती है तो अब डाउनलोडिंग कहाँ हो, तो उन्होंने अच्छे अच्छे मदर ढूंढे कि अच्छा ये मदर लोग हैं जो इसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो उसी में से किसी ने क्वेश्चन किया होगा कि मदर तो लुक आफ्टर करेंगे 6 साल तक, उससे आगे क्या करेगा। तो उसी में कोई टीम मेंबर ने शायद बताया कि कुछ रिहैब प्रोफेशनल भी तैयार कर दो नीचे जमीन पे, धरती पे, उसके बाद अगला काम वो करेंगे। तो फिर किसी टीम मेंबर ने कहा उसके आगे क्या होगा, कुछ एडवोकेट होंगे, कुछ सोशल वर्कर होंगे, माने नीचे भी उन्होंने एक टीम तैयार कर दी कि अगर ऊपर से डाउनलोडिंग हो गया, कहीं कोई कमियां छूट गई, तो हम सभी नीचे भी एक टीम है जो इसकी पूरी लुक आफ्टर करेगा। तो हम सभी लोग उसी टीम में से एक मेंबर हैं, जिसको भगवान की दी हुई जो जिम्मेदारियां हैं उसको हम लोग अपने अपने लेवल पे पूरा करते हैं, मेरा ये मानना है। शायद आप लोग हमारी बातों से सहमत होंगे, क्योंकि जो मैंने महसूस किया है कि जो हमारे स्पेशल एजुकेटर है, रिहैब प्रोफेशनल है, जो व्यक्ति बाय बर्थ ब्लाइंड है, जो दिन का उजाला या रात का अंधेरा नहीं देख सकता, जो देखा ही नहीं कि दुनिया कितनी रंगीन और हसीन है, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति जैसे जलाता है वो हर चीज को महसूस करता है। वो व्यक्ति जो बोल नहीं सकता बाय बर्थ, उसके अधरों में थिरकन लाता है। जब वो एक बार माँ पापा बोलता है तो माँ पापा को कितनी खुशी होती होगी, आप समझ सकते हैं। जो व्यक्ति चल नहीं सकता है, हमारे प्रोफेशनल उसको चलने लायक बना देते हैं ऑर्थोटिक प्रोस्थेटिक की सहायता से, तो ये बहुत बड़ा ही नोबल कॉज होता है। बाकी बहुत सारे एसोसिएटेड बॉडी, तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और कहता हूँ कि आप लोग बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं, और मेरे विचार से तो आप जिस ईश्वर से जो मिस हुआ उसकी भरपाई करने के लिए ईश्वर ने आपको एक टीम बना के यहाँ भेज दिया, तो हम सब लोग उसमें लगे हुए हैं, इससे एक पॉजिटिव वाइब मिलता है। रही बात सरकार की, तो 90 के दशक में एक रिफॉर्म आया और हमारे पास 3 मेजर लेजिस्लेटिव आया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया 1992 में, जो रिहैब प्रोफेशनल को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टार्ट किया काम कराना, और 16 टाइप ऑफ रिहैब प्रोफेशनल तैयार करना शुरू किया, उसका डेटाबेस तैयार किया और ऑन गोइंग है। इससे अराउंड 1,50,000 रिहैब प्रोफेशनल आरसीए के द्वारा रजिस्टर्ड हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, और ये ऑन गोइंग एवरी ईयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट चल रहा है। फिर आफ्टर 3 इयर्स पीडब्ल्यूडी एक्ट आया, जहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी के राइट्स की बात की गई, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट। उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी आई, जैसा कि मैम ने भी मेंशन किया। लेकिन जब वो डिसेबिलिटी पे काम करना शुरू किया, बहुत सारे लीगल राइट्स दिए गए, पहली बार एम्पावर्ड हुई, तो पता चला कुछ और भी ऐसे डिसेबिलिटी है जो और ज्यादा पर्सनल केयर की जरूरत है। तो नेशनल ट्रस्ट आया, जिसमें 4 डिसेबिलिटी आ गई, सेरेब्रल पल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म और मेंटल रिटार्डेशन, जो अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया। हालांकि दोनों में कॉमन थे। ये चलता रहा, एक दशक और क्रॉस किया,
फाइनली इस दशक में 2016 में द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया और उसमें 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी को मेंशन किया गया, मैम ने मेंशन किया, बहुत सारे नए डिसेबिलिटी आए और ऑफ कोर्स इसमें इतने सारे राइट्स लाए गए जिससे कि हमारी सोसाइटी एम्पावर्ड होगी। पहले रिजर्वेशन 3% था और 4% हो गया। पहले प्रॉपर्टी वगैरह के लिए इसमें प्रॉपर्टी वगैरह में अलॉटमेंट वगैरह में 5% पीडब्ल्यूडी के लिए रखा गया है। बहुत सारे लीगल चीजें की गई है। दूसरी बात, जहां तक सरकार की बात करेंगे, मैं सरकार के साथ अभी तो मंत्रालय में हूँ, बाकी अन्य जगहों पे भी काम किया, जैसे नेशनल ट्रस्ट है, आरसीआई है, इग्नू है। तो ओवरऑल मैंने देखा है कि सब जगह पॉजिटिव वे में काम हो रही है। मैम ने कहा अवेयरनेस की आवश्यकता है, नो डाउट। जैसे 2011 में जब सर्वे हुआ तो 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटी हमारे देश में थे। अब हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 2011 में जब 2.68 करोड़ थे, अब हम लोग 2020 में आ गए, अगले साल जनसंख्या हो गई और अब उस समय 7 डिसेबिलिटी थी, अब 21 हो गया। ऐसे ही पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गया। लर्निंग डिसेबिलिटी एक मेजर चैलेंज है जो हमारे क्लास में आ गए बच्चों का। असेसमेंट एक मेजर चैलेंजेस है जिससे बच्चे आइडेंटिफाई ही नहीं हो पा रहे। और मेजर जो डिसेबिलिटी है जो कॉमनली है, विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर, ये विजिबल होता है, इसका असेसमेंट भी इजी होता है, आसानी से हो जाता है। लेकिन जो ऑटिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, स्लो लर्नर है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, अदर एसोसिएट डिसेबिलिटी है, इनका एक बार में नहीं होता है। इनके लिए मल्टीपल टाइम आना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, कभी बच्चे का मूड नहीं है, इट विल टेक टाइम। और ये फैसिलिटी अक्रॉस द कंट्री बहुत कम है और 3 बार 4 बार पेरेंट्स जाते हैं, फेडअप हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं इसके भाग के पीछे है, ऐसा ही है, वैसा ही है। एक मेजर चैलेंज है। जहां तक बात रही मंत्रालय की, डिपार्टमेंट पे मैं जहाँ पे हूँ, मैं देख रहा हूँ कि डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा प्रिकॉशंस ले रहा है और हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी टीम मेंबर, हमारे कलीग्स हैं, सीनियर्स हैं, बॉस हैं, इवन सेक्रेटरी लेवल तक की जो मैम है, जेएस हैं, सब लोग बहुत ही पॉजिटिव रहते हैं। अगर छोटा भी कोई कंप्लेन आता है उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इवन हम लोग उसके भी एक पार्ट होते हैं। और बहुत ही कोविड के दौरान भी बहुत सारे चैलेंजेज आए, बहुत सारे बच्चों को यहाँ से लिफ्ट करना, वहां से लिफ्ट करना, क्या क्या, जैसे भी थोड़ी भी कंप्लेन आई है, डे और नाइट 24/7 पूरी टीम मिलके मंत्रालय के और भी जो हमारे एसोसिएट बॉडी होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छे से काम की गई है। अब बात हो रही थी इंक्लूजन की। देखिए, इंक्लूजन की बात जब हम लोग करते हैं, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, एक इंग्लिश में कहावत है, आपने सुना होगी, वर्ल्ड वाइन इन ए न्यू बोतल। इंक्लूजन आज हमारे देश में एक नया टर्मिनोलॉजी आया है 1994 में, जब सलमान का डिक्लेरेशन हुआ था। बाद में हमारे यहाँ वो सब शिक्षा अभियान के रूप में आया और मॉडिफाई होता गया। पहले पेपर में था, लोग बिलीव नहीं करते थे कि इंक्लूजन संभव है, लेकिन अब वो इंक्लूजन ग्राउंड रियलिटी पे आई है। प्रत्येक विद्यालय में इंक्लूजन की बात की जा रही है। मैम ने कहा बिल्कुल सही बात है, एक्सेसिबिलिटी मेजर चैलेंजेस है, फिर भी बहुत अच्छा नहीं। लेकिन आज आप देखेंगे जितने भी सरकारी स्कूल है, कम से कम हर स्कूल में रैंप बन गए हैं। टॉयलेट को भी मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है, रैंप बना के। हालांकि हर जगह आप देखेंगे क्वालिटी तो नहीं हो सकती, लेकिन इनिशिएटिव हुआ है, लोगों को समझ में आने लगा है कि अब दिव्यांग बच्चे भी स्कूल में आएंगे, पढ़ेंगे और उनको भी सारी सुविधाएं देनी है। और सरकार अपने लेवल पे बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे कर रही है, वो अप्रिशिएट करने योग्य है। लेकिन जितना कर रही है वो हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, उसके लिए वो बहुत कम पड़ रहा है। और लेकिन ये तेजी से काम हो रही है। लेकिन इंक्लूजन की बात, जैसे मैंने कहा वर्ल्ड वाइन न्यू बोतल, तो आप थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो 6008 ईयर्स पहले जब महाभारत की रचना हुई थी उसमें भी मेंशन किया गया था। और आपने देखा होगा कि सबसे पुरानी हमारी ग्रंथ है वेद। वेदों में है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ये लिखा गया है कि एक ध्रुव बृहस्पति के भाई उदत, उनकी पत्नी का नाम ममता था, उनके यहाँ एक बालक जन्म लिया ऋषि धृतमा। वह 16 विद्याओं में निपुणता प्राप्त की और ब्रह्मर्षि कहलाए। वो भी गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वहां कोई भेदभाव नहीं था। अब रामायण काल में आइए, फिजिकली चैलेंज मंथरा राम के दरबार में काम करती थी, यानी वहां इंक्लूजन था, सोसाइटी में कोई भेदभाव नहीं थी। महाभारत काल में आइए तो विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र तीनों गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण की। लेकिन ऑफकोर्स फेज बदला, समय बदला, अब हम लोग फिर बोर्ड में चल रहे हैं, तो इंक्लूजन हो रही है, इंक्लूजन के लिए है, लेकिन एफर्ट्स जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है। और गवर्नमेंट प्रयास कर रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी प्रयास कर रही है, सिविल सोसाइटी भी प्रयास कर रही है, लेकिन इसके लिए और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। और नहीं तो जितना फास्ट बोले, 2016 में हमारे एक्ट आए, 2020 में हम लोग पहुंच गए, आज तक क्यों नहीं हो पाया? कोशिश की जा रही है, देश बड़ा है, चैलेंजेस बड़े हैं, नए नए चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें पूर्णतः ये बात को सोचना पड़ेगा कि सोसाइटी का हर व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, अगर वो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करना शुरू करे
तो इंक्लूजन संभव है। इंक्लूजन घर से जी स्टार्ट होती है, लेकिन कई लोगों के जी एटीट्यूड में आज भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एटीट्यूड है कि भाई हमारा बच्चा थोड़े विकलांग है। स्कूल के कई बार टीचर बोल देते हैं, प्रिंसिपल बोल देते हैं। लास्ट वीक हमारे पास एक कॉल आया दरियागंज के पेरेंट्स का कि हमारे बच्चे का नाम काट दिया है, बोला कहीं और लिखवा लो। उन्होंने फिर जुगाड़ उगाड़ लगा के पैरवीर भी करवाया होगा, तो बोलती तब आपको फिर से पूरा फीस भरना पड़ेगा, तब आपके बच्चे का हम एडमिशन लेंगे। और वो पेरेंट्स परेशान जी हो गए कि आप नाम काटे, आप फिर से फीस दीजिए। तो ऐसे ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं और जी सर। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको ओवरकम करें। रही बात जी सर। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके लिए भी काफी सारे कैंपेन चलाए गए हैं, स्टार्ट किए गए हैं, सरकार भी इनिशिएटिव लेती है। हम लोग एक जी जी एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, एआरपीपी, एसोसिएशन ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल एंड पेरेंट्स। तो हम लोगों ने 2015-16 में एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, पोस्ट कार्ड मूवमेंट, जिसमें इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि उसका इनिशिएटिव से काफी फर्क पड़ा। और पूरे देश से हमने एक अभियान चलाया कि सभी लोग अपने सांसद को एक पोस्ट कार्ड लिखें, जिसमें एक लाइन जी का मैसेज हो कि प्रत्येक विद्यालय में विशेष अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। हमारा मानना था कि गांव और कस्बे के छोटे छोटे विद्यालय में जो प्राथमिक लेवल के होते हैं, वहां पे भी अगर एक स्पेशल एजुकेटर पहुंच जाता है तो उस गांव के बच्चों को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसको आइडेंटिफाई करके ब्लॉक लेवल पर असेसमेंट के लिए भेजेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनेगी। तो इस प्रकार से मैंने लगभग 10 लाख पोस्ट कार्ड पार्लियामेंट में भिजवाए, सारे पार्लियामेंटेरियन को, इंक्लूडिंग पीएम और मंत्री लोग। और बहुत अच्छा फीडबैक हमारे पास आया। और इस पहली बार पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और हमारे पास आया लेटर कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। फिर हमने सारे राज्य सरकार को लिखे, तो राज्य सरकार की तरफ से भी काफी अच्छा फीडबैक आया। दिल्ली में उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, बहुत सारे स्पेशल एजुकेटर का अपॉइंटमेंट हुआ, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, बाकी राज्यों में परमानेंट नहीं हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेने लगे। केंद्रीय विद्यालय में अब स्पेशल एजुकेटर के अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो गई, जो पहले नहीं हो रहे थे। तो ये सब इनिशिएटिव है। हमारी एसोसिएशन और भी मुद्दे पे काम कर रही है, जैसे मैं एक दो और एग्जाम्पल शेयर करूं। ये करने से होता है, जैसे आप लोगों ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है। गंगा का घाट एक्सेसिबल नहीं था, 2016 से हम लोग लिखना शुरू किए कि सुगम भारत अभियान, सुगम तीर्थ स्थान। फाइनली 2019 में गंगा के 80 घाट और दशाश्वमेध घाट के लिए 1,03,00,000 एक के लिए और एक के लिए 1 करोड़ रुपया मंत्रालय द्वारा मैंने दिया गया और उसकी टेंडरिंग वगैरह हो गई है। अब हम लोग ने अभी देखा कि अब राम मंदिर अयोध्या में बनने वाला है, तो सरजू नदी का भी घाट एक्सेसिबल हो, उसके लिए भी पत्र लिखा है अपने पीएम और माननीय सांसद और मंत्रालय को कि सरजू नदी का भी घाट एक्सेसिबल हो, ताकि दिव्यांगजन वहां तक पहुंच सके। जी सर। तो एफर्ट करने से रिजल्ट आता है। जैसे आपने अगर दिल्ली की बात करें तो आपने देखेंगे निजामुद्दीन से एक रोड मेरठ की ओर कनेक्ट करती है, बड़ा अच्छा रोड बना था, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन वो डिसेबिलिटी फ्री नहीं था। उसका पेडिस्ट्रियन था, उसमें डिसेबिलिटी को हम एक्सेस नहीं कर सकते, व्हीलचेयर नहीं ले जा सकते। एक पत्र लिखा, तुरंत रिप्लाई आया, तुरंत 1 सप्ताह के अंदर उसका स्पेशल टीम आके सब जगह जहां जहां से इंटरेस्ट था उसको कनेक्ट किया। तो मैंने फील किया कि हम अगर एफर्ट्स करते हैं तो बहुत ही सकारात्मक जवाब आती है मंत्रालय से हो। मैम ने लीगल सपोर्ट की बात की, मैं जस्ट यहाँ एक मैम शायद मिस कर गई थी, मैं शेयर करना चाहूंगा कि हमारे दिल्ली में चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑफिस है और प्रत्येक राज्य में स्टेट कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी होते हैं। जो भी लोग चाहे वहाँ पे संपर्क करते हैं और बहुत ही फास्ट ट्रैक में, खासकर लास्ट टेन्योर जो थी गवर्नमेंट की उसमें भी और अभी भी जो हो रही है, बहुत फास्ट ट्रैक पे उस केसों की सुनवाई होती है, बहुत ही पॉजिटिव होती है और दिव्यांगजनों को जस्टिस मिलता है और बहुत अच्छा जी फैसिलिटी है। तो वहाँ पे भी लोग कर जी सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है, वहां तक लोग पहुंच नहीं पाते। बाकी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। जी। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, स्पेशली जो चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। लेकिन आपने जो ये बताया कि एक इंडिविजुअल लेटर लिख के उसकी पावर क्या है, वो भी आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। थैंक यू सर। इसमें सुमित्रा मैम। मैम मैम एक चीज मैं जी जस्ट इंडिविजुअल लेटर की बात मैं कहता हूँ। जी एक पेरेंट्स है जी गीता कॉलोनी दिल्ली से, उनको भी मैंने मोटिवेट किया। उनकी बेटी जी स्पेशल चाइल्ड है कि आप, उन्होंने 2 पोस्ट कार्ड लिखा है, स्मृति ईरानी जी को और एक पीएम को। स्मृति ईरानी जी के पर्सनल पीए का कॉल आया कि मैडम आपका पोस्ट कार्ड आया है और आपने ऐसे लिखा है, मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ। एक सांसद को भी शायद उन्होंने लिखा था, उस सांसद ने खुद कॉल किया उनको कि बताइए बहन जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो इतनी खुश हुई सिर्फ इस बात से कि मेरे पोस्ट कार्ड का जवाब आया और एक सांसद ने मुझसे बात किया। तो जी बहुत प्रभाव पड़ता है, हर लेटर को रिस्पॉन्स मिलता जी है। सर। थैंक यू मैम। जी सर। सर, ये एक तरफ से ये गवर्नमेंट का भी बहुत ही इसमें अहम रोल है कि जब उनके पास ग्रीवेंस आती है, उनके पास लेटर आता है, तो हम ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट को लिखा अब तो जवाब नहीं आएगा, लेकिन वहां से जो रिस्पॉन्स आता है वो भी बहुत बड़ी बात है।
कि गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रही है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए। सुमित्रा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैम आपने काफी मैम जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा गवर्नमेंट की बात। 2018 में 4 अगस्त को मैंने सारे एमपी को पत्र लिखा, इंक्लूडिंग योगी जी भी थे हमारे उस समय, कि आप लोग 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं शपथ लें कि 1 साल के अंदर में जितना दिव्यांगजन आपके क्षेत्र में उनको दिव्यांगता प्रमाण पत्र सुनिश्चित कराएं। बहुत सारे सांसदों का फीडबैक आया, योगी जी का स्पेशल लेटर का जवाब आया और उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया, तब तक वो सीएम बन चुके थे, कि प्रत्येक वीक हर ब्लॉक लेवल पे कैंप लगेगा। और लगना शुरू हुआ। कैंप के डॉक्टर परेशान होकर एनजीओ को संपर्क करने लगे कि भाई कोई भी विकलांग बच्चा आपके संपर्क में तो लेके आइए। साथ ही एमसी और इसके लिए जैसे एमएनसी में आता है ना, कॉल आया मुझे सीएम ऑफिस यूपी से कि सर आपने ऐसे पत्र लिखा, इसके बारे में ऐसे पत्र जारी किए कर दिए गए हैं, वहां से रिस्पॉन्स हो गया, असेसमेंट कैंप लगना शुरू हो गया। अगर आप संतुष्ट हैं तो हमें जवाब दीजिए, नहीं संतुष्ट है तो आप बताइए क्या क्या बात है कहना चाहिए। मतलब इतना पॉजिटिव मुझे लगा कि ऑफिस में फीडबैक भी पूछा जा रहा है कॉल पे, तो गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है, इतना मैं कह सकता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच सर। जी सर। सुमित्रा मैम, आपने अपने लाइफ में काफी हैट्स और काफी रोल्स निभाए हैं और आपका हमारे पैनलिस्ट में आपका काफी यूनिक एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप एक केयर गिवर भी हैं विद अ पर्सन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। तो मैम, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पहले पूछना चाहूंगी कि अगर आप हमारे साथ आपकी जर्नी कैसे रही है वो शेयर कर सकें मैम। थैंक यू वेरी मच वानी। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये पहली बार मैंने सुना है। वैसे एज ए काउंसलर जब भी वर्कशॉप करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ एज ए स्पेशल मदर, मैंने कहा कि हम लोग स्पेशल इसलिए नहीं है कि हम लोग ने एक स्पेशल बच्चे को जन्म दिया, हम लोग स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने हमको देखा है, हमारी जो योग्यता है और हमारी काबिलियत को उसने पहचाना है। हमारे हस्बैंड ने या हमारे ससुराल वालों ने या दुनिया ने जानने की कोशिश नहीं, ऊपर वाले ने देखा है कि हमारी औकात क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, और उन्होंने चूज किया है कि भाई इन लोगों में से, ये जो है ना, इन लोगों में से इस बंदी को चूज किया जाए कि ये जो है ना, इस पोक में एक स्पेशल बच्चा होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर वो योग्यता है कि ये उस बच्चे को स्पेशली ट्रेन करके उसको इतना मतलब प्रशिक्षण देके बनाएगी ताकि वो अपने आप में एक अच्छा इंसान बन सके। तो मुझे लगता है ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। थैंक यू वेरी मच। यस, हम लोग स्पेशल मदर्स हैं, लेकिन स्पेशल मदर इसलिए भी नहीं है कि हमने स्पेशल बच्चे को जन्म दिया है, इसलिए स्पेशल है वाणी कि हम केयर गिवर नहीं है, हमको इस काबिल बनाया हमारे बच्चों ने। आज मैं अगर आपके सामने हूं, अगर मैं केवीजे, अगर मुझे प्रीफिक्स मिला है, अगर डॉक्टरेट मिला है, अगर इतने सारे अवार्ड्स, 26 अवार्ड नेशनल लेवल पे मिले हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो ये अपने आप में मेरे लिए कोई बात नहीं है। ये अगर मेरा बच्चा स्पेशल नहीं होता ना तो मैं यहाँ आपके सामने नहीं बैठ। तो मुझे लगता है कि ये भी नहीं मानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार मैं एक केयर गिवर हूँ, हाय मैं ये करती हूँ वो। ना तो हम लोग मीना कुमारी की अमर कहानी बनेंगे, ना तो कोई चीज में दूसरी चीज का गर्व होना चाहिए कि बाबा करते हैं। ये सारी चीजें मुझे लगता है संजोग की बात है। और ऊपर से ये बात जानने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास अगर कोई ऐसा, जैसे आपने कहा जर्नी, तो पहला डेफिनेटली एक होता है कि यार मैं ही क्यों, हर मदर के दिल में आया होगा। और मैं अभी ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं फील हुआ कि यार पहला बच्चा है, कि पहला बच्चा अगर किसी ने जना और नॉर्मल डिलीवरी 2 अक्टूबर 1991 को, तो अगर आपने जना है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं कि यार मस्त है एकदम, पैदा किया तो भी कौन सा दिन चुन के किया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती पब्लिक नेशनल हॉलीडे के दिन बच्चा पैदा हुआ। खुश हो जाते हैं सभी लोगों को। जैसे इन्होंने ठीक से कहा, पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारा लेजिस्लेशन है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, लेकिन वो काफी नहीं है। कहने में तो कहने के लिए काफी है कि ये जो है ये सभी लोगों पर लागू होता है, सभी लोग हमारे न्याय के सामने, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता। ये नहीं मिलता है करके 1995 में पीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस श्रेणी में नहीं आ सकते थे,
because there is always exclusion even among the disability. और तभी 1999 का इट वाज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द मिलेनियम. वाणी, मैं थोड़ा ये आपको बता दूं, 1999 में जो नेशनल ट्रस्ट आया था, नेशनल ट्रस्ट एक्ट आया था, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जन, ऐसे लोग अंदर इनकॉर्पोरेट हुए, जैसे कि मेरा बेटा, जैसे सीपी हुआ या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम. आज भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम को दिखने में तो नॉर्मल लगता है बंदा, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उसके अंदर की जो सेंसरी इश्यूज रहती है, उनके अंदर जो भी सारी डिफिकल्टीज होती है इंटरनली, उसको जब देखते हैं तभी पता चलता है कि अगले को कोई प्रॉब्लम है, अगले को कोई चैलेंजेस है. तो ये अंडरस्टैंड करके, पहली बात तो ये है कि खुद को समझने के लिए बहुत एक अंदरूनी ताकत रहती है. रोए तो हम सब हैं, हर माँ रोई है जब पता चला. रोए इसलिए नहीं कि हाय मेरे को ऐसा बच्चा हुआ. रोते हम इसलिए है कि हमको पता नहीं चलता कि अब इस बच्चे को रख के हम लोग पालेंगे कैसे, कि डू वी हैव द कैपेसिटी, डू वी हैव द नॉलेज, डू वी हैव द एक्यूमेन टू टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड एंड हेल्प हिम इवॉल्व बेटर. हम सारे तो पढ़ लिख के नहीं आए, सब अनाड़ गवार नंगे आए हैं इस दुनिया में, है ना. कोई चीज की जानकारी किसी को नहीं होती है. आज अगर बोलते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन हमने भी सीखा है. हर बंदा अभी सीख के यहाँ पर आया है. तो जब स्पेशल बच्चे होते हैं, वाणी आप अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हो, हर एक का जर्नी कोई चैलेंजेस के साथ ही होता है. चैलेंज नहीं हो तो जर्नी ही नहीं है, वरना वो सोना तब के सोना नहीं बनता, वरना कार्बन को ऐसा इतना प्रेशर दे के वो डायमंड नहीं बनता. तो हर चीज को जो बननी होती है, तो यही जर्नी है. पहले यू फील सैड एंड एकदम डिस्ट्रॉट हो जाता है जी, एंड उसके बाद एक जर्नी होती है. यस, उसके बाद आगे कैसे जाना है, जर्नी वहां से शुरू होती है. तो हमारी जर्नी भी वहां से शुरू हुई थी. जब 1991 में हुआ था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए थे. उनको तो मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं. पैदा होते ही बच्चे को he has something called post hepatic cirrhosis of the liver. उनको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर टाइप 4 है. he is got partial complex convulsive seizures जो एपिलेप्सी के अंतर्गत आता है. फिर उनको टैकीकार्डिया है, लंग्स उनके वीक है, ओसीडी है, बहुत सारे एनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं ना मेडिकल इश्यूज है. जब डॉक्टरों ने कहा था, जर्नी की बात कर रही है, जर्नी ये है कि जब पैदा हुए थे 1 साल 5 महीना जब उनका हुआ था, तो उसके बाद उनको सीजर्स आ गए थे, कन्वर्जन्स आ गए थे, और वाणी 3 घंटा कंटिन्यूस उनको कन्वर्जन आके वो कोमा में चले गए थे. उनका पूरा शरीर जो है वो नीला पड़ गया था. तो नीलकंठ को प्यार करते हैं, नीलकंठ को तो यहीं पे था. मेरा तो पूरा बच्चा नीला पड़ गया था, तो उसका नाम कुछ और ऐसे ही कुछ रखना चाहिए था, पर श्रीनिवास प्रसाद रख दिया. खैर, वो जर्नी वहां से जब वो 3 दिन ऐसे ही रहे, डॉक्टरों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है. बच्चे को एक साइड पूरा उसको सीजर्स आके कन्वर्जन्स हुआ, तो चांसेस है कि उसका एक साइड पैरालिटिक स्ट्रोक से मर जाएगा वो. और दूसरी बात ये है कि उसको पैदाइशी लिवर प्रॉब्लम के साथ पैदा हुआ. तो जैसे सिरोटिक लिवर बोलते हैं, जो 50-60 साल में, 50-55 साल की उम्र में कोई पीता 20 साल से पी के बाद में वो उस बेवड़े को जो दारूडिया होता है, उसको जाके जो लिवर की प्रॉब्लम होती है, वो पैदाइशी मेरा बच्चा लेकर आया इस दुनिया में. सो उसकी लिवर की कंडीशन वो बहुत खराब थी. तो लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा मुंबई में कि ये 5 साल के ऊपर या 7 साल मैक्सिमम जी सकता है, लेकिन आज वो 28 साल का है. जी मैम. तो जर्नी जब इंसान की ना से होती है कि नहीं हो सकता, ये बेकार है, मतलब कोई काम का नहीं है, ये तो मरने वाला है, तो व्हेन द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, तो राइट्स बाद में होती है, राइट टू लिव एक होता है. और ये राइट टू लिव उसका जो है ना, राइट टू लाइफ, ये अगर एडवोकेसी के अंतर्गत हर पेरेंट, सबसे बड़ी एडवोकेट तो हर माँ होती है. दुनिया चाहे वो जो भी कुछ बोले, लेकिन सबसे पहले अगर माँ एक इतनी स्ट्रांग हो जाए, वो अपने आप में इतना सशक्त रहे कि दुनिया का कोई भी हो वो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहे. इसके पहले कि वो लोग, दुनिया कुछ नहीं कहे, आप खुद अपने अंदर वो नेगेटिविटी को निकाल दे, अपने आप को इतना सशक्त बनाए कि कोई माय का लाल आपके बच्चे को हाय दिव्यांग है, हाय बेचारा ऐसा है, ऐसा नहीं बोले. सो आई थिंक द जर्नी
has been very beautiful. अगर जी वाणी जर्नी यहाँ खत्म नहीं हो रही है, जर्नी जी तो तब खत्म होगी, कभी भी नहीं खत्म होगी जब इंसान मर जाता है। जी जी तभी जी भी एक नया लाइफ होता है, वो हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जर्नी इतनी खूबसूरत रही है, इफ आई हैड टू रीलिव, वापस दोबारा करना होगा या वापस ये सब काम करते हैं, आपने कहा ना बहुत सारा तजुर्बा है, बहुत सारा काम करते हैं, लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक काम करते हैं, राजस्थान से लेके वेस्ट बंगाल, नागालैंड, पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा काम हो रहा है, तो ये सब काम के बदले में ऊपर वाला अगर आके बोलेगा कि अगले जन्म में तुझे क्या चाहिए, कोई आईएएस टॉपर चाहिए, कोई इंजीनियर नासा में जाने वाला चाहिए, तो मैं कहूंगी नहीं, मेरे को नहीं चाहिए भाई, ये सब दूसरे किसी को दे देना जो मांगते हैं दुआ कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। मेरे को दोबारा से अगर हो सके ना, तो मेरा बच्चा जो है श्रीनिवास प्रसाद, इसी को मेरे कोख में डाल, क्योंकि इसी की वजह से ये जर्नी यहां तक बनी। तो दिस इज व्हाट इज माय जर्नी, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय जर्नी, एंड दिस इज व्हाट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे, वाणी। सो दिस इज इन शॉर्ट माय जर्नी। नहीं मैम, इट इज एन इंस्पिरेशन, क्योंकि जब हम दिव्यांग बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ उनकी बाहर की जो डिसेबिलिटी है वो देखते हैं, उनकी जो जर्नी है, उनकी जो डिफिकल्टीज रही हैं एज ग्रोइंग अप, उसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं होता। एंड आई थिंक जो आपने कहा कि एज अ मदर जो आपने जो काम किया है, द वे यू हैंडल योरसेल्फ, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग मैम, डेफिनेटली मैम। भावना मैम, क्योंकि मैम और राजेश सर दोनों ने चैलेंजेस के बारे में बात की है, मैम आपका एक्सपीरियंस रहा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ और नेशनल कमीशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में मैम, तो मैम आपके एक्सपीरियंस जो आपने देखा है ग्राउंड लेवल पे, आप क्या बता सकती हैं कि वो चैलेंजेस क्या रहे हैं फॉर इंश्योरिंग कि दिव्यांग बच्चों को उनके अधिकार मिले? तो अगर आप वो थोड़ा ब्रीफली में हमें बता सकें मैम। जी मैम। जी थैंक यू वानी। अगर मैं एनएचआरसी की बात करूं तो एनएचआरसी का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। उनको हम, जैसे कि सर ने बताया कि कहीं पर भी कोई कंप्लेंट करते हैं, मिनिस्ट्री में भी कोई कंप्लेंट करते हैं तो इमीडिएटली एक्शन होता है। ऐसे ही एनएचआरसी में आप किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट करते हैं, कोई भी ग्रीवेंस होती है, कोई भी आपकी शिकायत होती है, कोई भी आपकी जरूरत होती है, तो जैसे ही आप उसको, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आप 100 लोगों के सिग्नेचर कराएं या किसी एनजीओ के थ्रू करें, तो अगर आप पर्सनली भी आप उनको लिखते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में जाता है और वहाँ पर उसको स्कूल में जाने की एक्सेसिबिलिटी नहीं है या किसी जगह पर उसको जाने से डिनाई किया गया है, तो वो इमीडिएटली जो उस चीज को वो फॉरवर्ड करते हैं उन अधिकारियों के पास जिनके जो इसके ऊपर कार्य करते हैं। और एनएचआरसी को जवाब देना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आखिर वो ह्यूमन राइट कमीशन बॉडी है। और अगर मैं एनसीडब्ल्यू की बात करूं तो दिव्यांग लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, सब होते हैं। अगर एनसीडब्ल्यू की बात करूं तो एनसीडब्ल्यू में हम 0 to 18 मतलब 18 साल तक की किसी बच्ची के बारे में कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो उसको एनसीपीसीआर में फॉरवर्ड कर देती है। एनएचआरसी को आप कोई भी पर्सन कंप्लेंट करता है वो अपने लेवल पर उस पर एक्शन करता है, बट एनसीडब्ल्यू अगर किसी बच्ची से रिलेटेड कोई होगा या वो 18 साल से कम से कोई मतलब महिला नहीं है तो एनसीडब्ल्यू उसके ऊपर एक्शन नहीं करता है। देन एनसीपीसीआर जो कि मोटे तौर पर जैसे आम लोग देख रहे हैं या जानना चाहते हैं, बाल आयोग तो होता ही बच्चों के लिए है। तो नीति आयोग ने कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए थे। तो एनसीपीसीआर में बच्चों से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी ग्रीवेंस, कोई भी शिकायत होती है तो वो इमीडिएट उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। और जो मैं नीति आयोग के आइडेंटिफाई किए हुए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसकी बात करूं तो ये कोविड से पहले उसमें हम लोग लगातार 1 साल से एनसीपीसीआर के साथ हम लोग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जा रहे थे। और जैसा शुरू से बात हो रही है कि अधिकार तो हैं पर वो अधिकार मांगने पड़ रहे हैं, उन अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है, हर अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है। चाहे वो ये बात सिर्फ बच्चों पे लागू नहीं होती, ये बात सब पे लागू होती है, क्योंकि किताबी बातों पर कोई ज्ञान नहीं लेता है। तो एनसीपीसीआर के जो बेंच थे, जो हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में गए हैं, वहां पर भी बहुत अच्छा उनका सिस्टम था कि वो कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते थे, सपोज हम लोग केरला में गए, वायनाड में गए और
महाराष्ट्र में गई हूँ और प्रज्ञा मैम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस मामले में कि उनके साथ बहुत कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। तो हम लोग क्या होता था कि पहले 1 हफ्ता पहले उनके जो अधिकारी होते थे, डीएम और जो भी जी बाल अधिकार से रिलेटेड जो भी लोग होते थे और इवन जो जी हॉस्पिटल होते थे, आई मीन मेडिकल ऑफिसर जो होते थे, उन सबको कनेक्ट करते थे डीएम के साथ में। तो इस तरह के 7-8 तरह के जो आई मीन अधिकारी हैं उनको कनेक्ट करते थे और हमारी उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात होती थी। उसके बाद एनसीपीसीआर के 3 या 4 अधिकारी जो हैं वो 3 दिन पहले जाते थे बेंच से पहले और वहां पर तब तक वो लोग मतलब बाल अधिकारों के बारे में हर तरह से अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रचार जी करते थे। वो मुनादी के थ्रू या रेडियो पर जिंगल देना या जगह जगह पर हर गांव में उनसे रिलेटेड जो गांव जी होते हैं हर गांव में वो जाकर बोलते थे। आंगनबाड़ी की जो वर्कर होती हैं, आशा वर्कर होती हैं, उनके थ्रू कि कहीं भी किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप आइए और जो एनसीपीसीआर के जो मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है वो आपकी बात को सुनेंगे। और वो 2 मेंबर्स बैठते थे और जी उनका जो ऑर्डर जो वो देते थे वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के इक्विवेलेंट माना जाता था और उस जी पर जो डीएम है या उस लेवल के लोग थे उनको जवाब देना होता था। जी जहां तक हम दिव्यांग बच्चों की बात करें तो दिव्यांग बच्चों की जो जो डिसेबल सर्टिफिकेट है वो जी ऑन द स्पॉट लगभग लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर एनसीपीसीआर की बेंच गई है ऑन द स्पॉट उनको वो सर्टिफिकेट दिलवाए गए हैं। जब तक जी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट ही नहीं होता तब तक वो राइट्स के लिए क्या बात करेंगे और वो सर्टिफिकेट लेना ही अपने आप में लोगों को बड़ा चैलेंज लगता है। आप देखिए जहाँ पर छोटी छोटी बातों के लिए लोगों को बताना पड़ता है, जैसे कि सर ने बताया कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और यूजुअली क्या होता है कि मैं हर कॉन्फ्रेंस पे एक ही बात करती हूँ कि जब हम कोई भी बात करते हैं तो हम अपने आई लेवल पे बात करते हैं। हमें लगता है कि दुनिया ऐसा है, मगर अगर आप दुनिया को देखें तो आज से 70 जी साल पहले जब हमारा देश गुलाम था या आजाद हुआ तो उस समय भी कुछ परिवार ऐसे थे जिनके बच्चे ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आ रहे थे और आज 70 साल के बाद भी बहुत सारे ऐसे परिवार ऐसे हैं जो अम, अगर हम शहरों में देखें तो बेचारे सब्जी बेचते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चे पढ़ लें। चलिए ये तो शहर में रहने वालों की बात है, गांव में रहने वाले तो उम्मीद ही नहीं करते कि उनके बच्चे पढ़ लें। ऐसी ऐसी शिकायतें आती थी कि बच्चे भूख लगती है तो मिट्टी खा रहे, मेंढक खा रहे। तो आप देखिए कि डिफरेंसेस कितना है। अगर पॉपुलेशन इतनी है तो उन लोगों को ये नहीं पता, बस एक राशन कार्ड का तो पता होता था, वो पता जी होता था लेकिन लोगों के डिसेबिलिटी राशन कार्ड बनवाना है, बट ये जी नहीं पता बैंक अकाउंट खुलवाना, ये नहीं पता डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने से उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उनके जी बच्चा कितनी चीजें आराम से गेन कर सकता है जो उसको मिलनी चाहिए ऑन द स्पॉट। बहुत सारे बच्चों को यहाँ मैं मेंशन करना चाहूंगी सभी मेंबर्स का जिन जिन के साथ मेरा विजिट हुआ है। डॉक्टर आर.जी. आनंद ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। इमीडिएटली उसी टाइम ऑन द स्पॉट बहुत सारे बच्चों को जो सुन नहीं सकते थे उनको हियरिंग एड दिलवाई है। प्रज्ञा मैम के साथ हम गए हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को वहीं पर ऑन द स्पॉट 1 घंटे के अंदर अंदर व्हील चेयर दिलवाई हैं। और फिर उसके बाद अगर हम स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर मैं बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगी जो एनसीपीसीआर के चेयरपर्सन प्रियंक करंग है, तो उनका बहुत ज्यादा इस चीज पर क्या बोलते हैं उनका एम्फेसाइज रोल करते थे, जी 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 एम्फेसाइज करते थे कि जो स्पॉन्सरशिप मिलनी है तो उसमें प्रायोरिटी हम दिव्यांग बच्चों को दें क्योंकि जी उनकी जरूरत आम बच्चे की जरूरत से बहुत ज्यादा है। और जी एनसीपीसीआर में मतलब आई मीन बच्चों से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो उस पर इमीडिएटली संज्ञान लिया जाता है और लिया जाता रहेगा। नहीं तो जी कोई भी एनजीओ के थ्रू भी अगर बहुत सारे लोगों को, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि बहुत सारे अब हर हर माँ तो मैम की तरह नहीं होती है ना कि हर चीज को अपने ऊपर ले ले। मैंने तो बहुत सारी ऐसी मदर्स भी देखी हैं। ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो एनजीओ बने हुए हैं दिव्यांग से रिलेटेड उन्होंने कहीं ना कहीं वो अपनी ही घर से शुरू होते, यानी उनको भगवान ने ऐसी नियामत दे दी या जैसे भी कहिए, जैसे मैम ने बोला, तो उसके बाद उनके साथ साथ बहुत लोगों का उन्होंने उद्धार किया। हर कोई अपने लिए खुद लड़ाई नहीं लड़ सकता तो शायद जी भगवान ने, जैसे सर भी बोल रहे हैं कि इस तरह के सैनिक तैयार किए हुए, तो जो लोग जी खुद से नहीं कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए नहीं लड़ सकते हैं, या बहुत सारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन की प्रॉब्लम है, या बहुत सारे बच्चों को
जो डिसलेक्सिया वाले बच्चे हैं, जो स्लो लर्नर है, उनको जी मतलब ये मेरे देखते हुए, मैं आज से 10-15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तो जो स्लो लर्नर होते थे उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था। मतलब पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर जी पाते थे कि बच्चा हमारा कमजोर है, तो क्यों कमजोर है। तो जी ये धीरे धीरे चीजों लोगों के अंदर ये जागरूकता आई है, इस तरह की फिल्में बन रही हैं, इस तरह की बातें उठ रही हैं, इस जी तरह के लोग जो हैं वो प्रचार कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहा है, तो वो किसी एनजीओ से संपर्क करे, हमसे संपर्क जी करे, मैम से संपर्क करे, जितना एनजीओ से संपर्क करे या कैसे भी करे। जी अगर वो आप लेटर नहीं लिख पा रहे, अपनी बात को नहीं लिख पा रहे, तो हम आपके लिए लिखेंगे, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जी तो that's जी मैम। जी मैम। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया जो चैलेंजेस रहे हैं, और एनसीपीसीआर का भी काफी काम रहा है इसमें। एंड राजेश सर, जो चैलेंजेस में एक चैलेंज आता है एजुकेशन पे, कि जो स्कूल्स हैं वो इंक्लूसिव नहीं है बच्चों के लिए। वो पेपर पे उन्होंने रैंप बना दिए हैं, लेकिन रैंप बने हुए हैं, लेकिन वो एक्चुअली इंक्लूजन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सर, अगर आप हमें बता सकें कि जो स्कूल्स क्या कर सकते हैं, या वरना पेरेंट्स या बच्चे क्या कर सकते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो स्कूल है वो दिव्यांग बच्चों के लिए इंक्लूसिव है और सबको अच्छी एजुकेशन मिल सके। मैम, हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी इंक्लूसिव एजुकेशन को फोकस और प्रमोट करने की बात की गई है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ रैंप जी से नहीं होती है, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आप कहते हैं तो इसके लिए बेसिक जी सर। 5 कंपोनेंट जरूरी है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सबसे पहले पेरेंट्स का सहयोग। जैसे आप हम कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, जी दोनों हाथ का होना जरूरी है। तो जब हम लोग पहले जब ट्रेनिंग करते थे डीपीडब्ल्यूडी प्रोजेक्ट वगैरह में जाके, डीपीपी प्रोजेक्ट में, उसमें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट नहीं था, तो स्कूल के जो टीचर को ट्रेनिंग देते थे तो उनको बेसिक चीज समझाते ताकि उनको आसानी से समझ जाए। क्योंकि अब 2 दिन 4 दिन के वर्कशॉप में तब जी पूरा उनको थोड़ी पढ़ा नहीं सकते, तो उनको कहते थे कि आपको ताली बजाना है। तो जैसे एक हाथ में 5 उंगली है, तो आपको आपके पास 5 प्रकार के विकलांग बच्चे आएंगे। एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला होगा, एक ब्लाइंड होगा, एक हियरिंग इंपेयरमेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा जो पहले मेंटल रिटार्डेशन था, और एक सोलो लर्नर या अन्य कैटेगरी जिसको हम लर्निंग जी डिसेबिलिटी आज कहते हैं। कहते तो पहले भी थे बट वो आइडेंटिफाई नहीं था एक्ट में। तो आपको भी 5 फैक्टर चाहिए। पहला, पेरेंट्स का सहयोग। अगर पेरेंट्स बच्चे को स्कूल तक नहीं भेजेगा तो कोई टीचर उसको जी खींच के डेली पुल करके नहीं लाएगा। तो पेरेंट का सहयोग, बच्चे आए। दूसरा, स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल का सहयोग, कि बच्चे आए तो उसको वेलकम करें। तो तीसरी, लेकिन वहां पे चैलेंज वो बताते थे, हम क्या करेंगे, हमको ब्रेल नहीं आता, हमको साइन लैंग्वेज नहीं आता। हमने डोंट वरी, आप वेलकम तो जी करो, आने तो दो। तो तीसरा, स्पेशल एजुकेटर जो उन बच्चे को लुक आफ्टर स्कूल जी में करे, उनकी नीड को समझे। और चौथा हमारा पॉलिसी, क्योंकि कहने की पॉलिसी जब तक हमारी नहीं आई तब तक लोग इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। और पांचवा, कम्युनिटी का सहयोग। ये बातें मैं बेसिक बताता था। जैसे कोई ब्लाइंड व्यक्ति बस स्टैंड पे खड़ा है और कहेगा कि भाई साहब ऐसे हवा में बोलता है कि 543 नंबर की बस आई है तो बता देना। उसको नहीं पता कोई भाई साहब या बहन जी है या नहीं। कोई है तो सुन लिया, लेकिन कोई है सुन लिया और 543 नहीं जगह 545 से बैठा देगा, तो बच्चा गलत, व्यक्ति गलत डिसीजन पहुंच जाएगा। कोई गिर जाता है तो क्या करते हैं लोग, उठा देते हैं, खड़ा कर देते हैं। तो कम्युनिटी का सहयोग हर जगह आवश्यक है। ये बेसिक 5 फैक्टर हैं जिससे इंक्लूजन की शुरुआत हो सकती है। अब रही बात स्कूल की, तो सीबीएसई काफी टाइम टू टाइम गाइडलाइन को मॉडिफाई करता है, एग्जाम के लेके, रैम के लेके, फैसिलिटी के लेके, उनका इंस्पेक्टर आते हैं। तो कोशिश की जा रही है। इसके बावजूद भी बहुत सारे पेरेंट्स को थ्रेटनिंग स्कूल वाले देते हैं। हमारे यहाँ तो वीक में 2 कॉल आते ही आते हैं। तो वो हर राज्य के चीफ कमिश्नर को संपर्क करे, सॉरी कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी संपर्क करे, या जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैम लोगों ने कहा इनको लिखे, या जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनको लिखे और थोड़ा संपर्क करें। तो इस प्रकार से होती है। जैसे मैं हर बात में मैं अपनी लाइव एग्जाम्पल कोट करता हूँ। अभी सीबीएसई की एग्जाम चल रही थी और दिल्ली का एक स्कूल में नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो टारगेट पे आ जाते हैं कई बार और बुरा भी लगता है। उन्होंने 4 ब्लाइंड बच्चे का एग्जाम चल रहा था, वहां के स्पेशल एजुकेटर भी थे। वो बिल्कुल सेम टाइम जो अन्य बच्चों को दिया गया था उसी से मैं उसकी कॉपी खींच रहे थे, ले रहे थे। नहीं नहीं हम नहीं देंगे। ब्लाइंड बच्चा भी बोल रहा है कि भाई, स्पेशल एजुकेटर भी बोल रहे हैं कि इसको हर घंटे का 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, अर्थात 3 घंटे का एग्जाम है तो उसको 4 घंटा मिलेगा। बच्चे भी बोल रहे हैं कि वो हर एग्जाम मिलता है, लेकिन वहां की सारे स्टाफ और प्रिंसिपल देने को तैयार। फिर स्पेशल एजुकेटर रिजिड हो गई। मुझे कॉल आया, मैं मंत्रालय में था, मैंने कॉल बैक किया,
रिसेप्शन वाले को बताया, फाइनली समझिए फोन पे एक तरह से लड़ाई मेरी हुई, टाइम तो उसको मिल गया, मैंने सारा जितने भी कम्युनिकेशन तुरंत सीबीएसई को भेजा कि भाई ये गाइडलाइंस है, आपकी स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम्स है। उसके एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गया, फाइनली रिजल्ट गया, बच्चे के एग्जाम हो गए, बच्चे चले गए, टाइम भी मिला, उस स्पेशल एजुकेटर को इस स्कूल से निकाल दिया, ये कहते कि स्कूल मेरा है, मैं जैसे चाहूंगी वैसे चलाऊंगी, आप हमारे अंडर काम करते हो। स्पेशल एजुकेटर थे, उसकी भी अपनी आइडेंटिटी थी, डिग्निटी थी, बोला कि नहीं, मैं अपने रहते हुए गलत नहीं होने दूंगा, टाइम मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, लीगल राइट्स है। उसको नौकरी खोना पड़ा, उसको स्कूल से निकाल दिया। मैं कहा, हमसे बोला सर ऐसी बात, हमने कोई बात नहीं, कम से कम तुम इस बात की खुशी होगी कि तुम गलत को रोका और 4 बच्चों को मौका मिला। नौकरी तो कभी मिल जाएगी, नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, इस टाइप की चीजें भी हैं। तो कहीं ना कहीं फिर बाद में हमें स्कूल से पता चला कि पहला ही पेज गाइडलाइन का पढ़ा था, पीछे का 6 पेज नहीं पढ़ा था। अब ये पढ़ाने के लिए कोई स्पेशल एजुकेटर थोड़ी जाएगा, जो एग्जामिनर इंचार्ज है, सुपरिटेंडेंट है, जो कोऑर्डिनेटर है, उनको देखना चाहिए। इस प्रकार के इशूज आपको टाइम टू टाइम फेस करने पड़ेंगे, इंडिविजुअल बेस पे भी, ग्रुप बेसिस पे भी। सर्कुलर होती है, हमारे यहाँ मंत्रालय की बात करेंगे, बहुत स्मूथली सारे राज्यों को, कंसर्न सेक्रेटरी को, कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी को टाइम टू टाइम बहुत सारे नोटिस जाते हैं, पॉजिटिव आता भी है। लेकिन इसके बावजूद भी, जैसे मैम लोगों ने कहा, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, लेकिन है जहाँ एक चैलेंज मिले वहीं से उसको खत्म करके उसको एक्सपेक्ट करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग अपनी बातें, उनकी राइट्स की बातें लोगों को समझा पाएंगे। जो एक बार समझ जाता है वो करने को तैयार है, उनको पता ही नहीं है फैक्ट ये है, जी सर, तो उन्हें एक बार पता करने की कोशिश करनी है। जी तो ये चीजें मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने कि विजिलेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्कूल नहीं दे रहा है तो वहाँ जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो विजिलेंट रहें, वो देखें कि गलत ना हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर, जब हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो अभी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनाउंस किया है और इस पे काफी मैं बच्चों को तो पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि ये पॉलिसी जब रोल आउट होगी और जब बच्चे इसके अंदर पढ़ेंगे तो काफी बेनिफिशियल होगा सबके लिए। लेकिन सर, अगर आप हमें बता सकें कि इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए क्या ऐसा प्रोविजन है और ये दिव्यांग बच्चों के लिए व्हाट डज दिस मीन, will this be beneficial to them, स्पेशली वो बच्चे जो डिसएडवांटेजेस फैमिली से आ रहे हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं जो उन फैमिलीज में रह रहे हैं। सर देखिए, मैं एक ही यहाँ पे कहना चाहूंगा, और हमारे साथ और भी प्रोफेसर हैं, अनुभवी हैं, कि जब हम इंक्लूजन की बात करती हैं तो इंक्लूजन सभी लेवल पे होनी चाहिए। मैं एक प्रोफेशनली आपसे बता रहा हूँ जी। मिनिस्ट्री ऑफ HRD अब हमारा शिक्षा मंत्रालय हो गया है, ये शिक्षा की बात करता है, 0 से लेके ऊपर तक की बात करता है, ये एजुकेशन पे सारे टीचर का अपॉइंटमेंट करता है। तो ये स्पेशल एजुकेटर का अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करता? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस RCI के थ्रू स्पेशल एजुकेटर तैयार करते हैं और हर स्कूल में अब थोड़ी सी इनिशिएटिव हुई है, नहीं तो जो स्पेशल एजुकेटर है उसको एक अलग से ट्रीट किया जाता है। तो जब आप टीचर और एजुकेटर के बीच में ही गैप होगा तो बच्चों के बीच में वहां से इंक्लूजन कैसे होगा? तो जैसे मेरा ही मानना है, व्यक्तिगत में तौर पे मैं कह रहा हूं कि आपने स्पेशल एजुकेटर तैयार किया तो MHRD उस स्पेशल एजुकेटर को अन्य टीचरों की तरह भी एक्सेप्ट करे। ये वे शिक्षक हैं जो विशेष रूप से प्रशिक्षित किए गए हैं उन बच्चों के लिए जिनको शिक्षा में विशेष आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कि जो देख नहीं सकता तो प्रिंट नहीं पढ़ेगा तो ब्रेल बुक हम दे देते हैं, जो सुन नहीं सकता स्पीच को तो उसको स्पीच टू टेक्स्ट का सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाते हैं। तो ये स्पेशल एजुकेटर का ही तो रोल है। जहां पे चलने में दिक्कत है तो आप रैंप की बात करेगा, दरवाजे की साइज छोटी है तो उसी चौड़ी कराने की बात करेगा, टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं तो वहां पे थोड़ा सा सपोर्ट करने की बात करेगा, ब्लैक बोर्ड ऊपर है तो उसको नीचे करने की बात करेगा, लो विजन है तो कहेगा भाई वहां पे आप डिफरेंट कलर का मार्कर यूज कीजिए, कलर कंट्रास्ट की बात कीजिए। तो ये चीजें वो स्पेसिफिक उनकी ट्रेंड होती है। तो सामान्य रूप से मैं तो कहता हूँ कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर का अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे एजुकेटर है जो अन्य बच्चे के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, जबकि बाकी जो टीचर है, एजुकेटर है, वो सिर्फ सामान्य बच्चे जिसको हम कहते हैं, हालांकि समान वर्ड यूज नहीं करे, सिर्फ बच्चे हैं और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, तो वो एक कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाएंगे। ये तो दोनों के लिए तैयार है, एबल और डिसेबल दोनों को पढ़ा सकते हैं, ये तो मोर कॉम्पिटेंट है और RCI ने इसी तरह से उनको तैयार भी किया है। लेकिन ये चीजें हमारे मंत्रालय लेवल पर अभी तक समझी नहीं जा रही है, इसको एक्सेप्ट नहीं की जा रही है कि एक साथ 2 काम करने वाले व्यक्ति को न लेके हम एक वाले को ही प्रोमोट करते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा दिल्ली, राजस्थान वगैरह में हुआ है,
लेकिन इसको पूरा MHRD लेवल पे लेने की बात है, सोचने की बात है कि ठीक है वो हमें तैयार कर दिया, प्रोडक्ट रेडी है, अब हम लेके इनको आगे बढ़ाते हैं। जिस समय ये बात आएगी तो चीजें काफी आगे बढ़ जाएगी। मुझे लगता है इस प्रकार होना आवश्यक है, क्योंकि इंक्लूजन सबके लिए होनी चाहिए। टीचर के बीच में गैप क्रिएट करेंगे तो बच्चों में इंक्लूजन नहीं होगा। क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट है, मैं टीचर ट्रेनर भी रहा हूँ, दिल्ली की है, नाम भी नहीं लूंगा, जैसे आप जानते हैं बोलना अच्छा नहीं होता कैमरे पे। उनको अन्य टीचर कहते थे देखो देखो तुम्हारा बेटी आ गया। एक MR गर्ल थी, मैंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी, लंबी थी एज में, तो प्री एडिशन करवाया, एज ज्यादा हो गया था। तो कहती थी हाँ हाँ भगवान ने मुझे एक बेटा दिया, एक बेटी में इसको गोद ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको बड़े अच्छे से पढ़ाती थी, काफी अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट आया। एक एटीट्यूड है, कमेंट है, कभी टीच करते हैं, संज करते हैं, बट एनीवे ओवरऑल मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा एफर्ट्स कर रही है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी है, और हम लोग इंक्लूजन की ओर मूव कर चुके हैं। और होलिस्टिक अप्रोच जो बात की गई है एजुकेशन पॉलिसी में वो संभव है। थोड़ा सा MHRD लेवल पे मुझे लगता है प्रोफेशनल को भी उस लेवल पे लाया जाए, तो मुझे लगता है ये दिन दूर नहीं, जो हम पूरा एक इंक्लूसिव सोसाइटी का जो सपना देखते थे या सुनते थे वो हमारे देश में भी अति शीघ्र हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर। सुमित्रा मैम, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि जैसे सर ने कहा कि जो स्कूल जब बच्चे जा रहे हैं तो उनका इंक्लूजन अलग है, लेकिन कोविड पैंडेमिक जो है उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो एजुकेशन पे हुआ है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे लॉकडाउन की वजह से, तो ऑनलाइन एजुकेशन आ गई है। मैम, आपने काफी काम किया हुआ है एजुकेशन सेक्टर में भी, अगर आप बता सकें कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये एक्सेसिबल नहीं है बच्चों के लिए, स्पेशली दिव्यांग बच्चों के लिए, एंड बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं और कंसर्न्स हैं कि जो बच्चे हैं, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट एक्सेसिबल, दे विल ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो मैम, व्हाट कैन बी डन टू इंश्योर कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है दैट बिकम्स मोर इंक्लूसिव? Online education will always be inclusive because it is not in a social setting. अब आप कितने भी लोगों को इंक्लूजन किसको बोलते हैं? जब 10 बच्चे एक साथ एक ही सेटिंग में, एक ही सोशल सेटिंग में अगल बगल में बैठते हैं ना, तो दैट इज द फिजिकल इंक्लूजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ऑनलाइन में इंक्लूजन तो है क्योंकि बंदा अपने अपने घर पे बैठता है। नाउ द क्वेश्चन शुड बी कि ये ऑनलाइन एजुकेशन कितनी दूर तक सभी लोगों को, और जैसे दिव्यांग के इतने सारे कैटेगरीज हैं, ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, और इवन द इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट के इतने सारे लोग हैं, एंड नॉट एवरीबडी इज कंप्यूटर savvy. Not everybody. अभी हमारा ये फोन था Vivo which was not connecting, and then I had to use my daughter's phone who also is a counselor. उसका सेशन था तो she said she's going to use another phone. मतलब लकीली मोबाइल है इसीलिए यूज करते हैं। मतलब अगर हम लोग जो अपने आप को शिक्षित और बड़ा एकदम अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, अगर हम लोगों को ही टेक्नोलॉजी के साथ कभी दिक्कत होती है तो बाकी जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों के साथ जरूर दिक्कत होगी, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं होती है, स्क्रीन का टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। और ये सब माइंड यू दीज आर ऑल इश्यूज and concerns of urban parents and urban families and urban children and adults with special needs. As Dorai Foundation is a community based organization, हम लोग community दूर दराज गाँव में काम करते हैं, जो आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के बात किए हैं, सर्व शिक्षा अभियान के जो टीचर्स हैं उनकी बात करते हैं, तो हम लोग वहां पे जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं ताकि जो गाँव में छोटे छोटे पिंड में काम करने वाले जो संस्था है उन लोगों को कैसे अर्ली आइडेंटिफिकेशन, उनका कैसे असेसमेंट, फंक्शनल असेसमेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन करना चाहिए और एबिलिटी बेस्ड उनके लिए प्रोग्राम देना चाहिए, ये सारी चीजें समझाया जाता है। अब सारे बच्चे ऑनलाइन में नहीं कर सकते जो दूर दराज गाँव में है, तो अभी अगेन विच मीन्स दैट इट इज गोइंग टू बी अ डेफिनेटली एन इश्यू ऑफ कंसर्न। नाउ सेकेंड थिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑनलाइन में I personally feel that हम लोग, स्मार्टफोन तो हर एक के घर पे है, बहुत सारी चीजें वर्बली हमारे बच्चे जो ऑडिटरी चैनल वाले बच्चे होते हैं उनको जो सिखाया जाता है, आई थिंक देयर इट हैज टू बी स्टिल मेड वेरी पर्सनल, जो बहुत जरूरी है। and each one and all education, especially when we are talking about children and adults with special needs and specific needs, I think उनको cater करके this
करिकुलम की जो बात करते हैं हम लोग, वो करिकुलम फ्लेक्सिबल होता है वीना. So there is a flexible curriculum which has come into play. और हमने जब पढ़ाई की बात की है, we have unfortunately missed out the most important criteria, which is the NIOS. National Institute for Open Schooling is something जो हम लोग सभी जो एक हमारे disability sector के लिए it is like a boon, which is like for everyone. अमन, अगर मुझे पता होता उस जमाने में NIOS करना हो तो मैं हकीकत में घर पे रहती, मेरे सारे जो बाकी मार्शल आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड डांस के जितने भी क्लासेस होती वो सब करती और घर पे बैठ के जितना पढ़ाई करना होता उतना करती, जबरदस्ती का क्लास में बैठ के नहीं पढ़ती. तो what I'm trying to tell you is everything needs to be customized and everything has to be personalized. और जैसे इन्होंने ठीक कहा, I mean very beautifully, there are we need to focus on AAC, ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, जो हम लोग पिछले 20 सालों से हैमर करते आए हैं कि अगर बच्चों को इंक्लूजन की हम लोग बात करते हैं, लेकिन उसके साथ जो एडेप्टेशंस की जरूरत होती है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं. एंड अगेन वीना, लाइक सिर्फ रैंप बनाना इंक्लूजन नहीं है, बहुत सारी चीजों का समीकरण जब होता है तभी जाके वो इंक्लूजन होता है. जब पीयर ग्रुप ओरिएंटेशन होता है तभी भी उसको इंक्लूजन के साथ जोड़ा जाता है. Now again, at home, what are the things? Like I said, as much as personalization of these programs can happen, तभी जाके ये ऑनलाइन एजुकेशन की जो सिस्टम है ना, ये कंप्लीट हो जाएगी. और बहुत सारे बच्चे, once again I repeat, there are some children with autism spectrum disorder के अंतर्गत जो आते हैं, जो cognitively sharp हैं, जो cognitively competent है, और उसी तरह से हमारे इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड बच्चे भी बहुत सारे, अभी डाउन सिंड्रोम के बच्चे देख लीजिएगा, दे आर सोशली केपेबल, उनका EQ भी अच्छा है, उनका SQ भी अच्छा है, एंड दे आर कॉग्निटिवली आल्सो कॉम्पिटेंट. हमारे बहुत सारे लोग, अगर आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम के बच्चे, दे आर सो कॉम्पिटेंट. अभी उन लोगों के लिए भी एवरीथिंग हैज टू बी कस्टमाइज्ड. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज टू कस्टमाइज these education programs online, और जो सिलेबस और जो सिस्टम बनता है ये हर बच्चे के लिए वैसे भी अलग ही बनना चाहिए और बनता है. हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी जद्दोजहद यही रहती है कि जितने भी यहाँ पे और आसपास के स्कूल्स, आसपास के, वेदर इट इज बैंगलोर और हैदराबाद और चेन्नई या आसपास के जगहों पे होती है, तो हम लोग वहां पर भी हर बच्चे का जो कैपेसिटी है, उसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से हम लोग फ्लेक्स करने को बोलते हैं सिलेबस को और करिकुलम को. और ये मैंडेटरी है, मतलब स्कूल कोई मेहरबानी नहीं करता है, और बहुत लोगों को अंदर भी डाला. बहुत सारी चीजें हुए, एडवोकेसी के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हुई, एक्टिविस्ट के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हम लोगों को करना है. मतलब आपको और हमको करना है, एनजीओ को करना है. पहले अपने लेवल तक करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर मैम आ जाएंगी, फिर एडवोकेट्स के पास जाते हैं, फिर जाके लिटिगेशन करते हैं, फिर PIL फाइल करते हैं. वो कोई दिक्कत नहीं, मतलब स्काई इज द होराइजन, जहां तक जाए आप वहां तक जा सकते हो. लेकिन अभी हर चीज को अगर पर्सनलाइज किया, हम लोग, व्हाई आई एम सेइंग दिस, ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो सारे स्कूल्स बंद थे, तो हम लोगों ने अलग सा हमारे क्लासेस हम लोग ने ऑनलाइन, और ये फ्री है. ऐसे नहीं कि 350 रुपए भरो और तुम बच्चों को कैसे ABL, ये 4 साल से 10 साल तक के बच्चे लोगों को पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड. ये कोई नहीं, फ्री फंडे में जितने लोगों ने, हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे, अलग अलग जो एज ग्रुप है, अलग अलग जो कंडीशन है उनके हैं, कम से कम एक 50 के ऊपर ही ग्रुप्स हैं. और उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ क्या क्या सिखा सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों का एक समीकरण उनको दिया गया है. एंड दिस इज डन एट अ फैमिली लेवल. तो वो जब फैमिली लेवल में आके करते हैं तो आई थिंक इट इज क्वाइट अ डूएबल थिंग. आई मीन हम लोग कोई भी चीज चेंज आती है ना, तो बिना किसी को भी चेंज अच्छा नहीं लगता. अब मैं बैठी हूँ, मेरे को उठा के कहीं करो, अभी आपने कहा अभी ये सब मेरे को सब तामझाम करना पड़ा ना, तो ये सारी चीजें, मतलब कभी तो लगता है यार छोड़ देना, क्या है, ऑडियो में ही कर लेते हैं. आपने तो बोला ना कि ऑडियो कर लेना. हाँ, मेरा ओके टाइप फेस आप नहीं देख सकते थे ना,
मेरा जोश और मेरा जो एनिमेटेड एक्सप्रेशन है, जिस तरह से बात करती हूँ, ये सारी चीजें आप नहीं देख सकते थे। तो इसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरे हस्बैंड को ट्राइपॉड लेकर आना पड़ा। उन्होंने कहा नया लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए, कि अभी गिफ्ट दिया है हमारा, अभी जो 30वां शादी की सालगिरह थी अभी परसों, तो उसमें उन्होंने कहा अच्छा। भाई तुमको कुछ दे नहीं सकता मैं, तो तुम अभी जो कर रही हो कोविड में, इतना सारा कोविड का काम कर रही हो, 16 राज्यों में हमने काम किए हैं, 35,000 लोगों के ऊपर बेनिफिशियरीज को कनेक्ट किया, सारी चीजें फोन पे करती हो, नया फोन भी दिला दिया, तुमको ट्राइपॉड भी देता हूं, देवी तुमको जो करना है सही सलामत से कर लो। ताकि परिवर्तन लेकर आना तो हर एक का मतलब, ये एक ही चीज है जो शाश्वत है। तो changes has to be brought in. So these changes are always going to be demanding and opposition की ये ऑनलाइन नहीं हो सकता। वैसे तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, लेकिन हमको एडेप्टेशंस करने, we need to find out problems हर एक को है, वीना solutions अपने को लेना है। Now we belong to, अभी ये 2 कैटेगरी के लोग हैं, अभी आपको देखना है कि हम कौन से कैटेगरी में गिरते हैं। या तो हम ऐसे ही वो धरना करते हैं ना, वो विजिलेंस ये करते हैं, रैली निकालते हैं, ऑनलाइन नहीं होता, अभी एजुकेशन नहीं होता है, ऐसा मतलब चिल्लम चिल्ली करते रहेंगे और फिर प्रॉब्लम करते रहेंगे, और ये सवाल हर वेबिनार में पूछते रहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे दिव्यांग बच्चों के साथ क्या होगा। एक वो कैटेगरी है। अब आपको चूज करना है दूसरा कैटेगरी, वो कैटेगरी की चलो अभी यही अगर जिंदगी का यही साधन है और यही जरिया है, ऐसा ही जीना है, तो हम लोग क्या करेंगे? तभी तो वी विल वेयर आवर थिंकिंग कैप्स। दैट इज व्हेन द चैलेंजेस। पोस्ट कार्ड में अगर सर जी ने इतना किया, व्हाट एन आइडिया सर जी, इतना अगर इन्होंने किया है, तो फिर मुझे लगता है कि हर चीज को समस्या का समाधान ढूंढेंगे, वरना बैठे बैठे वही बैठा रहा, वीडियो जलाता रहा करते रहेंगे, तो फिर क्या जिंदगी है? फिर एक्टिविस्ट की क्या जरूरत है? फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की क्या जरूरत है? एनजीओ की क्या जरूरत है? लॉ की क्या जरूरत है? दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको सुलझाना, उसको ठीक करने की कोशिश, जद्दोजहद भी हम करेंगे, उससे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे, हम लोग का भी जीवन सार्थक हो जाएगा। सो आई थिंक इट इज अ डूएबल थिंग, वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी हैव फाउंड अ वेरी गुड वेरी पॉजिटिव फैमिली सेटअप। तो फैमिली को भी एम्पावर करना है, फैमिली बेस्ड रिहैबिलिटेशन लेकर आएंगे, एक्टिविटी बेस्ड प्रोग्राम लेकर आएंगे, टाइमिंग होता है जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस को और भी फ्लेक्स करेंगे, है ना? ये सारी चीजों को अगर लेकर आएंगे तो आई थिंक द जर्नी विल बी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा 19-20 पर चलता है, पर होगा जरूर। इट इज डूएबल, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 4 months, तो मेरे को तो कोई टेंशन नजर नहीं आता। नहीं, आपने मैम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कहे। ऑब्वियसली फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप फैमिली में ही एडवोकेसी नहीं करेंगे तो बाहर एडवोकेसी कहाँ से होगी? इंक्लूजन जो है वो फैमिली से शुरुआत होती है। दैट्स वेरी राइटली पुट मैम। भावना मैम, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आपकी जो एनजीओ है, जो फाउंडेशन है आपकी, आपने उसके थ्रू काफी काम किया है। जो पेरेंट्स हैं दिव्यांग बच्चों के, एंड दिव्यांग बच्चों के साथ भी आपने काफी काम किया है। मैम, अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें कि आपको उनसे इंटरेक्ट करते हुए आपको क्या पता चला, क्या चैलेंजेस हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या किया जा सकता है? जी मैम। थैंक यू वानी। जब हम लोगों ने सोशल अम्ब्रेला बनाया था, तो मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई विचार नहीं था कि ये कोई एनजीओ बनेगा। तो सोशल अम्ब्रेला इसीलिए बनाया गया था कि बहुत छोटे छोटे एनजीओ होते हैं, जिसमें दिव्यांगता की अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी मदर्स भी थी, जैसे मैम अपना एनजीओ को विस्तृत कर पाई हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत सारे लोग नहीं जुड़े होते। सपोज किसी फैमिली के साथ कोई ऐसा हो गया, बच्चा उनका थोड़ा सा उसकी कैपेसिटी कम है, और उसकी मदर ने सोचा कि मैं ऐसे और 10 बच्चों, मेरे को अपना बच्चा भी पढ़ाना है तो मैं ऐसे 10 बच्चे और पढ़ा देती हूँ। तो जो छोटे छोटे एनजीओ थे, उन लोगों को हम लोगों ने सोचा कि इकट्ठा किया जाए। बहुत सारे जो एनजीओ जो प्राइमरी एजुकेशन में कर रहे थे, उनको मिडिल एजुकेशन वाले एनजीओ के साथ कनेक्ट करना, एंड मिडिल वालों को फिर उनके वोकेशनल के साथ कनेक्ट करना, देन उनका जॉब प्लेसमेंट वगैरह। इस तरह से सिर्फ हम लोग सिर्फ कनेक्ट करते थे, ऐसा कुछ नहीं करते थे। फिर एनजीओ बनाया तो वो सब बच्चों को मुझे ये लगा कि इन लोगों को स्टेज भी दिया जाना चाहिए, इन लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो जैसा मैम बोल रही हैं कि बहुत सारी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि
अगर किसी के साथ ऐसा होता है कि उसका बच्चा थोड़ा कम सीख पाता है, तो वो इतने जज्बे के साथ खुद उठ खड़ी होती है और बहुत सारे ऐसे लोगों को मोटिवेट करती है। बट Okay. बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाते, सबके अंदर ये जज्बा नहीं होता है। और चलिए, ये तो वो सिचुएशन है कि जहाँ पर किसी के साथ ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि जो नॉर्मल फैमिलीज हैं, ये जो इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं या संवेदनशीलता की बात करें या सेंसिटिविटी की बात करें, तो ये हर इंसान से शुरू होनी चाहिए। जो एक आम घरों में जो बोला जाता है ना, कालू मोटू लंबू छोटू, तो इस तरह के जो विशेषण दिए जाते हैं बच्चों को, तो ये जो विशेषण जब पेरेंट्स अपने जो उनके डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं, तो उनके बच्चे वही चीजें लेकर स्कूल में जाते हैं। वो कहाँ से इंक्लूसिव सोसाइटी बना पाएंगे जब उनकी मम्मी बोलती है अच्छा कौन सा, वो काले वाला, अच्छा वो नाटे वाला। तो वो बच्चे भी अगर किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं तो वो भी उसको ऐसे विशेषण देते हैं। तो उनको पता ही नहीं होता कि संवेदनशीलता क्या है, उनको पता ही नहीं होता कि हमें किसी के साथ बात कैसे करनी है। तो ये जब हमने एनजीओ में ये चीज देखी, तो ये हमें लगा कि इस तरह का जो मैसेज है ये सोसाइटी में कन्वे करना बहुत जरूरी है। तो हम लोग मैंने डेयर टू रेयर के नाम से, डेयर टू बी रेयर के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। बहुत ज्यादा नहीं, उसमें हम लोगों ने 10 कार्यक्रम किए और 10 में से 3 ही ऐसे थे जो सेल्फ फंडेड थे। उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ ऐसे जो बच्चे हैं या बड़े हैं, हमने उनको अवार्ड दिया। तो जब मैं उनको ढूंढ रही थी, जब हमने उनका नॉमिनेशन मांगा, तो बहुत सारे नॉमिनेशन आए हमारे पास। तो मुझे लगा कि इस पर थोड़ा सा और ज्यादा काम करना चाहिए। तो वो जो अवार्ड जिनको मिला था, वही वाली बात है कि जज्बे वाले लोग तो बहुत कम होते हैं, 100 में से 2 लोग होते हैं, बाकी 98 का क्या, बाकी 98 का क्या। तो हम लोग ऐसे बच्चों को चुनते थे जिसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिन्होंने अपनी मिसाल कायम कर दी है। जिनमें हमारे साथ ऐसी बच्चियां थी जो सुन बोल नहीं सकती थी, मगर वो अमिताभ बच्चन के साथ राष्ट्रगान गाकर आई हैं। कुछ ऐसी महिला थी, इंदौर से आती थी, जिनका हाथ डेवलप नहीं हुआ, बट वो उनको राष्ट्रपति से पुरस्कार मिल चुका है। तो वो एमए इंग्लिश करने के बाद शी सेड नहीं, मुझे इन्हीं हाथों से ही कुछ करना है। वो टीचर भी बन सकती थी, वो गवर्नमेंट कोई नौकरी भी ले सकती थी, बट उसके बाद वो मेकअप आर्टिस्ट बनी। एंड देन शी वाज अवार्डेड एट अ गोल्डन हैंड गर्ल। तो इस तरह के जो लोग थे, मैं बात कर रही हूँ तो मैं फील कर पा रही हूँ। तो ये जो फीलिंग है, ये जो कंपैशन है, इसी और ऐसे बच्चे होते थे जो करना चाह रहे हैं मगर उनके पेरेंट्स को वे आउट नहीं मिल रहा। और उसमें ऐसे भी बच्चे होते थे जिनके पेरेंट्स ही कुछ नहीं करना चाहते। ये एक बड़ी समस्या है कि जहाँ उनके पेरेंट्स ही कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये तो हमारे ऊपर बोझ हो गया है। तो हमारे एक डिस्टेंस फैमिली में एक ऐसा सॉरी, तो एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ, तो उसकी माँ को इतने ताने दिए गए कि अल्टीमेटली उसकी मदर ने सुसाइड कर लिया। तो उसको लगा कि मुझे समाज से इतनी बातें सुननी पड़ेगी। जिस बच्चे के लिए उसकी माँ को ताने दिए गए, उसी बच्चे को उस फैमिली ने 25 साल तक पाला है। तो आप उसकी मदर का क्या कसूर था अगर बच्चा ऐसा है। तो ये जो संवेदना है, ये जो संवेदनशीलता है, इसको पहुंचाने के लिए हमने प्रोग्राम किया। और हमने ये प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी किया, हमने लॉयंस क्लब के साथ किया, रोटरी के साथ किया। बड़े बड़े जो कार्यक्रम हो रहे होते थे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि आप एज अ पिलर हमें 15 मिनट दे दें, और उस 15 मिनट में हम 12वें मिनट में ही आपका स्टेज छोड़ देंगे। और मेरे साथ दिल्ली की बहुत नामी महिलाएं भी, उन्होंने मेरा साथ दिया। हम लोग कुछ बच्चों को सेलेक्ट करते थे और उनको स्टेज पर प्रेजेंट करते थे और उनको बोलने के लिए कहते थे, और यही मैसेज कन्वे करते थे कि आप जो बिल्कुल एक नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल फैमिली है, बेसिकली यू आर एब नॉर्मल, जो विशेषण देकर बातें करते हो। और यही चीजें समाज में, यही बिल्कुल रूट यहाँ से शुरू होती है और फिर यही चीज बरगद बन जाती है। और उसी के लिए लड़ने के लिए इतने एक्टिविस्ट लोगों को आना पड़ता है। अगर ये चीजों का आप अपने छोटे बच्चे को, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो आप चाहे एक्सपोर्ट में पढ़े हो चाहे कहीं भी पढ़े, विदेशों में कितने कितने संवेदनशीलता है। वहां पर हर हर चीज के लिए अलग लेन बना हुआ है, इतनी ज्यादा वहाँ पर इतने लिमिटेड डिसेबल होते हुए भी वहाँ की सरकारों ने उनको पूरी सुविधाएं दी हुई है। तो वो
सुविधाएं देना ही काफी नहीं होता, उन सुविधाओं को इस्तेमाल करना। और जैसे सर ने इतनी बड़ी बात बताई कि स्पेशल एजुकेटर को फाइट करनी पड़ी कि इन बच्चों को अलग समय दिया जाना चाहिए, तो वो अलग समय कौन बताएगा हम? क्योंकि उन्होंने जी समझने की कोशिश, उनको लगा 100 बच्चे हैं, 100 में से 1 2 4 बच्चे ऐसे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ये जो हमें क्या फर्क जी पड़ता है ना, उसी को बताने के लिए जब हम अलग अलग जगह पर हमने कार्यक्रम किए, तो मुझे याद है एक यहाँ पर नेहरू लाइब्रेरी है बहुत बड़ा, उसका ऑडिटोरियम था और काफी नेता लोग भी आए हुए थे और कई गवर्नर थे और बहुत अच्छा वहां पर किसी फिल्म का एक्चुअली प्रीमियर था। तो जी जब हम उन बच्चों को लेकर गए और हम स्टेज से नीचे उतरे और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे घेर लिया और कुछ पेरेंट्स बहुत बुरी तरह से रो रहे थे। तो मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, ऐसे कोई देखो ऐसे बच्चों को लेकर आना, कुछ लोग विरोध भी करते थे, वो कहते थे कि आप इनको तमाशा बनाते हो। हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जी मैम जैसे आप भी अगर आप बच्चों के लिए कुछ करने जाएंगे ना, कोई फोटो क्लिक हो जाएगी तो वो ये नहीं सोचेंगे हम अच्छा काम करने गए हैं। अगर मैं मैम के ही एनजीओ में चली जाऊं तो वो ये नहीं सोचेंगे मैं अच्छा काम करने गई, वो कहेंगे मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो कुछ लोगों की आदत ही होती है इस तरह से हरकत करने की। तो मुझे लगा कि शायद किसी ने आंसर है उनको कुछ बोल दिया है कि हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जो भी है। तो वो बोले कि मैडम हमारे तो अपने घर के लोग हमारे बच्चों को नहीं पूछते और आपने इतना बड़ा स्टेज दे दिया उनको। मेरी तो बड़ी दिल से तमन्ना है कि मैं हजारों ऐसे बच्चों को लेकर आऊं और हम विज्ञान भवन में बड़े से बड़े कार्यक्रम करें और उनको मौके दें। नहीं बस मैम ये घर से ही शुरू जी करना है, सबको शुरू करना है। जी यही एक मैसेज मैं हमेशा देती हूँ, यही मैसेज मैं यहाँ फिर से दूंगी। थैंक यू। जी मैम जी मैम थैंक यू सो मच मैम आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें कही हैं एंड आई आई होप आप अपना जो गुड वर्क आप कर रही हैं वो आप आगे बढ़ाएं और बाकी सब लोग सपोर्ट करें आपको सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने चैलेंजेस के ऊपर बात की, हमने लीगल फ्रेमवर्क भी देखा, हमने हमारे पैनलिस्ट की जर्नीज भी सुनी है। सर अगर आप हमें क्योंकि अब हम एंड आ रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है, अगर आप हमें बता सकें कि एज एन इंडिविजुअल और एज अ कम्युनिटी क्या मैं कर सकती हूँ, क्या हम कर सकते हैं कि दिव्यांग बच्चों के अधिकार उन तक पहुंचे। मैम अभी मैम ने कहा ना कि हम लोग डिसेबल नहीं है, सोसाइटी डिसेबिलिटी और जो नॉर्मल लोग हैं। एक यहाँ पे सिंपल बात मैं कहना चाहूंगा कि एक ब्लाइंड व्यक्ति कहता है कि आई एम नॉट डिसेबल, यू आर डिसेबल। मतलब हम लोग जो 4 पैनलिस्ट हैं हम लोग डिसेबल क्योंकि हम लोग साइटेड वर्ल्ड हैं उनके शब्दों में। तो उनका कहना है कि वी कैन वर्क डे एंड नाइट विदाउट लाइट एंड यू आर डिसेबल इन एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर रोशनी चली जाती तो आप सभी डिसेबल हो जाते हो, बट हम तो अंधेरे में भी काम कर लेते हैं। रही बात आपने कहा हम एज इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, तो एक चाइनीज कहावत है कि अगर आपको नाव बनाना है तो लोगों से आप ये मत कहिए कि नाव बनाने में मेरी मदद करो, लोगों से आप ये मत कहिए कि मेरी नाव बनाने के लकड़ी और अन्य सामान लेके आओ, पर लोगों से बस कहिए कि मैं नाव बनाता हूं, तुम खड़े रहो। आप इंडिविजुअली जहां जो मिले वहीं से शुरुआत कीजिए। हम हर व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति के प्रति सोचना शुरू करें तो डेफिनेटली चेंज आएगा। मैं अपनी हर बातों में एग्जाम्पल शेयर करता हूँ आप लोगों से। एक बार मैं मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, जैसे मेरी आदत है आपसे बातें करने का, भी किया तो वहां भी किया। हमारे साथ भी एक पैनल में थी लड़की, तो भी हमसे पहले बोल चुकी थी, मुझे उसके बारे में उतना अवेयर नहीं थी। तो जब वो बाहर निकली तो वो अपने कजन को बोली कि जरा उनको बुला के लाएंगे। तो मैं स्टेज से उठ के आ गया, उन्होंने इशारा किया, मैं हुआ कोई बात है, हम लोग तो सोशल वर्कर हैं, कभी ये सब देते नहीं। वो डॉक्टर थी, उसके दोनों पैर एक्सीडेंट ट्रेन एक्सीडेंट में कट गए थे। और मैं ब्रीफ में जस्ट उसका बताता हूँ, स्टोरी थोड़ी लंबी है। तो जब उसने बचपन में उसकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर बनूं, तो पिताजी उसके मुस्लिम फैमिली से होने के कारण स्थिति अच्छी नहीं थी, तो सब्जी बेचने का काम करते। तो जब वो 10th में गई तो उसको समझ में आ गया कि हम डॉक्टर नहीं बन सकते क्योंकि पैसे इतने हैं नहीं, तो सोची कि मैं नर्स बनूंगी। तो फिर 11th में थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया दिल्ली के सॉरी मुंबई के ट्रेन में, दोनों पैर कट गए, एक घुटने से ऊपर दूसरे घुटने से नीचे। समहाउ उसको रिकवर की। फिर उसने, ब्रीफ में कह रहा हूँ कि वो मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई की, लेकिन मुंबई बोर्ड मेडिकल बोर्ड जो था उसको एडमिशन देने से मना कर दिया। फिर उसने
हाई कोर्ट में केस किया, कोर्ट में केस जीत गई और वो MBBS क्वालिफाई करके फाइनल भी कंप्लीट कर ली। फिर वो MS के लिए एंट्रेंस दी थी और उसी बीच एंट्रेंस का रिजल्ट आने वाला था और हमारी मुलाकात हुई। उसको मेडिकल बोर्ड वाले या कॉलेज वाले कह दिए थे कि इस बार तुम जितना भी पावर लगा लो, तुम्हें मास्टर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। यही बात मुझसे शेयर की और कहते कहते उसके जो रोने सा चेहरा सा बन गया। उसकी तमन्ना थी कि मैं डॉक्टर तो बनी गई, MS करूं। पता नहीं मेरे मन में भी क्या है। उसने बोला नहीं, आप तो मास्टर में एडमिशन लोगी, मास्टर करोगी, चाहे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों नहीं बदला जाए। मैं बोल दिया ऐसे ही। रिजल्ट आया, पास कर गई, लेकिन स्पेशली उसकी डिसेबिलिटी 70% से ज्यादा थी और नियम में मेडिकल बोर्ड में था कि 70% ज्यादा हुआ तो एडमिशन नहीं मिलेगी। उसका 85% बन रहा था दोनों पैरों को जोड़ के। उसी में एक MP थे मिस्टर सुमैया करके थे, वो भी आए थे। चाहे पे हमारी बातचीत हुई थी। तो अब क्या करें, और फोन करके मुझे रोने लगी, रिजल्ट भेजी, अब क्या करें, मेरे साथ चैलेंज, मैं भी तो वहां बोल के आ गया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम डॉक्यूमेंट्स भेजो। उसने मेरे व्हाट्सएप पे 21 अटैचमेंट भेजा। मैंने मिस्टर सुमैया से भी कांटेक्ट किया, CCPD ऑफिस में कांटेक्ट किया, उनको भी बोला कांटेक्ट करो। सब में कोऑर्डिनेशन चलता रहा और मिस्टर सुमैया को भी हमने बताया मेरी जैसे बात चैनल के दौरान कि आप PMO में लिख सकते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लिख सकते हैं। उन्होंने लिखा और कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही। CCPD ऑफिस ने भी अपनी तरफ इनिशिएटिव लिया। फाइनली पॉलिसी बदल दी गई, सर्कुलेशन नोटिफिकेशन हो गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से कि अगर 100% भी डिसेबिलिटी होगा तो मेडिकल में एडमिशन होगी और बच्चे पढ़ सकते हैं। कुछ और भी क्लॉजेज आए और इवन उसमें ये भी था कि 4% नहीं 5% सीट रिजर्व कर दी गई PWD कैटेगरी वालों की। तो मेरा ये कहना है कि आप जहां हैं जो मिले उसी को लेके आगे बढ़ें। एक एक स्टेप से जर्नी बनती है और आप आगे बढ़ेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको पोस्ट कार्ड मूवमेंट की बात अपनी बताई, जब मैंने ऐसे अपने ग्रुप में शेयर करना शुरू किया तो हमारे फील्ड के बहुत सारे सीनियर लोगों ने मुझसे सुना। मैंने सबको जाके शेयर करता था दिन रात। कुछ लोगों ने मुझे कहा तू पागल हो गया क्या, इससे क्या होगा। देखिए हमारे बहुत अच्छे सीनियर हैं, मैं उनको मेंटर मानता हूँ, उन्होंने मुझे पागल का सर्टिफिकेट दे दिया, तो कुछ नहीं होगा इससे। मैंने कहा सर अगर आपने मुझे पागल कह दिया है ना तब तो मैं सक्सेस हो गया, क्योंकि किसी चीज को सक्सेस होने के लिए पागल होना जरूरी होता है। और मैं अब इमेजिन नहीं कर सकती कि 10 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्ड आया। माने हमारे MP के घर भर गए पोस्ट कार्ड से, बोरे के बोरे पोस्ट कार्ड आते थे। और आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो क्लिपिंग शेयर कराऊंगा। कुछ पोस्ट ऑफिस वालों ने तो 3-3 स्टाफ को मैंने स्टाम्प लगाने की ड्यूटी दे दी थी। और हमारे जो पेशवाइजेशन थे उसके लिए चाय समोसा लाते थे, भैया तुम चाय समोसा खा ले। और स्पेशली 3-3 बोरी पोस्ट कार्ड होती थी, सीधे PMO में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा। ये कंडीशन हो गई। तो मेरा कहना है कि देश में कुछ भी संभव है। लोग बहुत अच्छे हैं मैम, हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, थोड़ा सा उनको जगाने की जरूरत है। और हमारा देश ऐसे भी थोड़ा सोशल कॉज के लिए, धर्म के लिए, उनको थोड़ा धर्म वाला बात सीने से जोड़ दीजिए, दिल से जोड़ दीजिए। और तभी कोई नहीं समझे ना, बड़ा एटीट्यूड वाले होते हैं, तो कह दीजिए देखिए 55 और 60 के बाद तो हमारे भी घुटने खराब होने वाले हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, कान से सुनना बंद हो जाएगा, तो हम भी तो उसी कैटेगरी में आने वाले हैं। तो अभी ऐसे ग्राउंड बना लीजिए ना, हर जगह एक्सेसिबल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब लोग एहसास होता है हाँ बात तो सही करता है, घुटना खराब, कान खराब, आंख खराब, तो हम भी तो उसी कैटेगरी में जाने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाएंगे लेने के लिए। तो कई बार दिल को भी टच करना पड़ता है घुमा फिरा के। मैं यही कहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने कोई सीखा नहीं है। जैसे मैम लोगों ने कहा, बस अनुभव लेते हैं और उसी को आगे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और मैं चाहूंगा आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेक लाइक जब जहां जैसे हो, पॉजिटिव एक्टिविस्ट हूँ, इतना मैं कहूंगा। मैं सरकार को सजेशन देता हूँ, कभी मैं विरोध में धरना प्रदर्शन में बिलीव नहीं करता, सुझाव देता है ये होना चाहिए और सरकार पॉजिटिवली लेती है, करती है। जैसे मैं गंगा के घाट की बात एग्जाम्पल आपको दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि गंगा घाट एक्सेसिबल हो। सरजू का घाट भी एक्सेसिबल हो ही जाएगा, मुझे विश्वास है। जितना बड़ा राम मंदिर बनेगा तो घाट क्यों नहीं एक्सेसिबल होगा। हम लोगों ने इनिशिएटिव किया तो होगा, पॉसिबल होगा। हम पेरेंट्स को जोड़े, प्रोफेशनल को जोड़े, एक कम्युनिटी बनाए और बड़ी रही है और इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, हर इंक्लूसिव होगा। थोड़ा सा हमें स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट वाले पार्ट पे फोकस करने की आवश्यकता है, जो वहाँ गैप है। और मैं चाहूंगा कि इस पे मेरे बहुत अच्छे व्यूज थे, मैंने PMO को लिखा है। अगर वो सक्सेस हो जाता हो तो मैं इतना मैं कर सकता हूँ दावे के साथ कि 10 साल में 2030 तक PWD कम्युनिटी GDP में कंट्रीब्यूट कर सकता है गवर्नमेंट को, और कोई भी PWD कम्युनिटी पेंशन नहीं लेगा सरकार से। ये मैं दावे के साथ आपके इस प्लेटफॉर्म पे कर सकता हूँ। अगर मेरे आइडिया को सरकार लागू करे तो PWD कम्युनिटी 10 साल में सेल्फ डिपेंडेंट कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, अपना सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, सरकार से कोई पेंशन नहीं लेगा और सरकार के GDP में कंट्रीब्यूट करेगा पूरा, चाहे वो प्रोफाउंड कैटेगरी से लेके हो या 65 ईयर्स के ओल्ड हो। हमने ऐसा प्लान बना के सरकार को दिया है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो। जी सर, नहीं सर, थैंक यू सो मच सर।
सुमित्रा मैम शायद से डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो जब तक वो रिकनेक्ट होती हैं, भावना मैम, मैं यही सवाल आपसे भी पूछूंगी कि मैम आपके एक्सपीरियंस में, आपने इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया, आपकी खुद की एनजीओ से भी आपने काम किया है, कोर्ट्स में भी आपने काफी काम किया हुआ है, तो मैम आपको क्या लगता है कि एज एन इंडिविजुअल या एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं जो बच्चे हैं उनको इंक्लूड करने के लिए सोसाइटी में? मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीजें तो कवर कर दी गई हैं, उसको बहुत ज्यादा रिपीट करने से कोई लाभ नहीं होगा। मुझे वाणी जी का भी कनेक्शन शायद हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने राजेश सर सब चीजें कवर कर ली हैं। बाकी जो आपकी वो जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाली बात है, स्किल डेवलपमेंट वाली बात है, उसी पर आगे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। आई थिंक मेरा माइक आप सुन पा रहे हैं? तो वही बातें बार बार रिपीट करने से कोई लाभ नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर उस पर काम कर ही रहे हैं और करते रहेंगे। और अगर हम एक चेन बना रहे, जैसे चीजों को बनाने के लिए ह्यूमन चेन होती है, इसी तरह से एक चेन बनाकर अगर हम लोग काम करेंगे तो काम और ज्यादा आसानी से हो पाएगा। और तब तक आप अपना स्किल डेवलपमेंट का अगर प्रोग्राम के बारे में अगर राजेश सर बता पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पास अब बहुत ज्यादा चीजें बताने के लिए नहीं है। हाँ नहीं मैम। मैम सुमित्रा मैम से मेरी अभी बात हुई है, शी इज गोना जी कनेक्ट ओवर कॉल, क्योंकि उनकी खुद की, जैसे आपने और राजेश सर ने बताया है कि कम्युनिटी पे जो काम किया है, सुमित्रा मैम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो इनिशिएटिव है, नेबरहुड इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, आई थिंक वो is a living example of what a community and an individual can do if they come together. So I will connect ma'am on call and then she can tell us a little about her initiative. Sumitra ma'am? Yeah, thank you. Sorry for the battery dying down. Like again I said ना, टेक्नोलॉजी की ये सारी दिक्कतें होती है अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करो तो. Anyways, going back to the importance of setting up neighborhood initiatives. We are talking about online education, we are talking about college education, और ये सारी चीजें हम लोग बात करते हैं, पर ये सारी चीजें उन लोगों पर लागू होती है जो लोग स्पेशल नीड्स के होते हुए भी, मतलब दे आर कॉग्निटिवली कॉम्पिटेंट इनफ टू अपीयर फॉर एनी एकेडमिक स्ट्रीम, वो परस्यू कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए जो है स्कूल्स और कॉलेजेस इंक्लूजन और वो सारी चीजें हम बात करते हैं। बट माय कंटेंशन एंड माय मेन कंसर्न हैज बीन व्हाट हैपेंस टू दोज एडल्ट्स हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू बी इन एनी कॉलेज या कोई किसी वर्क कल्चर में नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ देयर उनकी स्पेशल नीड्स की वजह से, उनकी कोई परेशानी और उनकी कंडीशन की वजह से। तो उन लोगों का एडल्ट्स का क्या होगा? हम लोग बात तो करते हैं कि परसेंटेज 3 से 4 हो गया, सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगेन उन्हीं लोगों को है हु आर द क्रीम ऑफ द डिसेबिलिटी पॉपुलेशन। तो उन लोगों के लिए है। So we are looking at setting up neighborhood initiatives for persons with special needs who have developmental disabilities and who are also having cognitive issues, who are not in a position to understand and relate to all the needs and demands of the corporate culture or of any working condition, जिसके लिए उनको ऐसे एक पैटर्न दिया जाता है जिसके अंतर्गत उनको काम करना है। We are talking about those adults with intellectual impairment जो बहुत ही सिवियर केसेस में होती हैं। सिवियर केसेस में उस हिसाब से कहती हूँ जहाँ पे उन लोगों को अग्रेशन एंड अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ ओवरलैप होता है। हम ऑटिज्म के बारे में बोलते हैं, वो ऑटिज्म कंडीशंस जिनके साथ ओसीडी एंड अदर सेंसरी इश्यूज होती है। तो जब इन लोगों के लिए सो नेबरहुड इनिशिएटिव्स, यस, यू डोंट हैव टू थिंक इट इज साई सेंटर और साई बेकरी की तरह हमने स्टार्ट किया था, और वो भी हमने नहीं, हमारे बेटे ने, श्रीनिवास प्रसाद ने, जिन्होंने अपनी 12th कंप्लीट करी थ्रू NIOS, एक स्पेशल स्कूल में जाते थे, उसके बाद उन्होंने वो कंप्लीट करा। एंड देन बिकॉज ही हैड अ सब्जेक्ट कॉल्ड बेकरी कॉन्फेक्शनरी एंड केटरिंग मैनेजमेंट, उन्होंने कहा कि मुझे अब इसके साथ साथ अभी 12th के बाद
मुझे बेकरी स्टार्ट करना है, and I want to start it with my friends. And that's how the whole concept of setting up this kind of a neighborhood initiative with providing all the areas of development को focus किया गया. The focus is again, it is in within a neighborhood, in within a place जहाँ के आसपास के जो adults हैं with different disabilities, उनको लेकर आया जा सकता है. So SAI stands for Society All Inclusive. यहाँ का 3 main projects. I'm not going to be going into the detail, but however, having said that, I was hoping that अगर 4 मिनट मिलता था ना, तो फिर इसको आपको मुझे बात करने की जरूरत नहीं पड़ती. आप वो साई बेकरी का जो बेटर इंडिया ने इसको वो किया था, and it was also nominated as the best practice for the rehabilitation of persons with different disabilities. तो ये ऐसा है which becomes a canopy which is looking at all the areas of concern. Areas of physical development, योगा वगैरह सिखाया जाता है, एक्सरसाइज होती है, उनका फूड जो है ना उनके हिसाब से दिया जाता है, किसको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या वो does he get seizures, तो उसके हिसाब से everything is designed and created accordingly. यहाँ पर we also engage in art therapy. My daughter is an expressive art therapist. So art को एक expressive form और therapeutic intervention के अंतर्गत लाया गया है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी upcycling करते हैं. And this is one of the areas of our activity. The other area of activity in our neighborhood initiative is, और ये सब एकदम मतलब this is not something high funda और बहुत ही मतलब इसके लिए स्पेशल एड करना, ये सारी चीजें नहीं, ये सब बेसिक चीजें हैं ना वानी, जो हम लोग एक घर पे रख के अगर थोड़ा सा 100 स्क्वायर फीट घर भी रहेगा तो वो हॉल में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. इट कैन बी डन इन विद इन योर ओन होम्स, लेकिन बशर्ते आपका ही बेटा नहीं होना चाहिए. आसपास के अगर 2-3 भी बंदे मिलेंगे तो वो भी साथ में मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत बन जाता है. इससे द नीड ऑफ सोशलाइजेशन जो होता है वो भी स्ट्रांग हो जाता है, इमोशनल कनेक्ट डेवलप हो जाता है. देयर इज अ लॉट ऑफ डीवीनिंग दैट हैपेंस इन द एडल्टहुड फ्रॉम द प्राइमरी सर्कल. प्राइमरी सर्कल इज द फैमिली. So this is what we started, and gardening is another activity that nursery, हमारा साई नर्सरी, जहाँ पे herbal हम लोग plants वगैरह जो grow करते हैं. So and a lot of floral plants that we grow. So this is another area of activity, and of course we bake. बेकरी करते हैं और ये बेकरी हमने सब जगह जाके अपसाइक्लिंग और बेकरी, हम जब लद्दाख गए थे वहां पे हमारा कैंप हुआ था, वहां पे उन लोगों को ट्रेनिंग किया. फिर चंडीगढ़ गए थे, लुधियाना में भी went there, और वहां पे बेकरी कैसे, एंड अगेन दिस इज विदाउट मैदा, नो एग एंड नो बटर और मार्जरीन. ऐसे हम लोगों ने सेटअप ये किया है, बिकॉज ये हम भी खाते हैं ना, बना के हम भी खाते हैं, तो फिर मैदा का सेवन नहीं करना चाहिए. इसीलिए कस्टमाइज करके इसको बनाया है, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग दैट वी ऑल गेट टू हैव इट टू. एंड नर्सरी हर्बल प्रोडक्ट्स मतलब ग्रो करते हैं, which is again good for all our special needs. जी, thank you so much, ma'am. Yeah, that is just about it, and you can actually Google it also, Vani, and share it, download it. जी. जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि आपका जो इनिशिएटिव है दैट्स अ लिविंग एग्जांपल. जैसे मैं पहले कह रही थी कि हमने इतनी बात की है कि कम्युनिटी और इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, एंड राजेश सर ने हमें बताया ऑफ कम्युनिटी क्या कर सकती है. एज एन इंडिविजुअल हम लेटर भेज सकते हैं, लेकिन एज अ कम्युनिटी आपका इनिशिएटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप बाकी सब भी इसको आगे लें एंड दे डू इट. ओ मैम, यू हैव जॉइंड. जी, they just so जी yeah, thank you very much. Sorry for छोटा सा disturbance again. This no is the cue for what happens with technology, but again ये दिक्कत नहीं है अगर समस्या का समाधान ढूंढ ले. This is a living example. वो कर ले. जी मैम, हमने काफी टाइम हमारे स्पीकर्स का ले लिया है, बट इट हैज बीन अ ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन आप सभी के साथ. जो आपके एक्सपीरियंस से हम सबको इंफॉर्मेशन मिली है, जो हमें इंस्पिरेशन मिली है, आई वुड से
has been tremendous and has been beautiful. Thank you so much. अपनी journeys हमारे साथ share करने के लिए, अपनी information और अपना experience हमारे साथ share करने के लिए. And I hope हमारे जो viewers हैं वो थोड़ा सा inspire हो, थोड़ा सा ये चीज जो दिव्यांग बच्चों का जो issue है, उनके challenges हैं, उसको आगे लें और उसको उनके rights को उन तक पहुंचाएं. I would, as we have come to the end of the webinar, I'll present the vote of thanks. Firstly, I wish to thank Mrs. Jyoti Majumdar, who is the president of Chetna, and Ms. Pragya Parande, who is the founder of Chetna, for their ever-ready guidance and support. I would want to thank our speakers. Hello, ma'am. Am I audible? Hello? जी. I would like to thank our speakers. आपने अपने busy schedule से हमारे लिए time निकाला आज Sunday. So thank you so much. It was lovely having you all, and it was my honor and privilege to have you with us. I would also like to give special thanks to Malik ji and Gunjan ji for their support and assistance in helping us organize this session and to connect us with these wonderful speakers that we have today with us. And last but not the least, I would like to thank everybody who joined us, who listened to us patiently. Thank you so much for your love and support. अगर आपके पास कोई भी suggestion हो, feedback हो, आप हमारी email address पे हमें भेज सकते हैं. We will come again next Sunday with another topic on child rights, and we'll have another esteemed panelist with us. So thank you so much. And till then, stay safe and goodbye. Thank you. Namaste.